बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नावल है ईद ने दिया पैगाम चाहत और ये लिखा है शाजिया मुस्तफ़ा साहिबा ने। हुज़ैल अपनी तालीम मुकम्मल करके आ गया था और 2 साल से यहीं इफ्तिखार अहमद के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा था। शाहिदा को उसकी शादी करने की फिक्र थी मगर हुज़ैल को कोई लड़की ही पसंद नहीं आती थी। वो भी खास परेशान रहने लगी थी। लड़कियां दिखाने में शहजीन पेश पेश होती थी। ताई अम्मी वो उन्हें पुकारती हुई ऊपर आई। ऊपर तले के 3 बड़े बड़े पोर्शन थे। तीनों ही भाई अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। अम्मी जलजला आ गया, आराम से कहीं बैठ जाएं। हुज़ैल ने शरारत से उसे देखकर हाँक लगाई। शहज़ीन उसे देखकर खफीफ सी हो गई। लाइट पर्पल प्रिंटेड लॉन के खूबसूरत से कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी, मगर उसके भरे भरे जिस्म को मोटा मोटा कहकर हुज़ैल ने कॉन्शियस भी कर दिया था। और ये हकीकी बात थी, वो घर में अपने कजिन्स के मुकाबले में अच्छी खासी भारी भरकम जिस्म की थी, मगर उसकी सादगी, मासूमियत और सुर्ख सफ़ेद रंगत की वजह से उस पर हर रंग ही सजता था। नबीला भाभी उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। वो जानती थी हुज़ैल उसे सिर्फ तंग करने के लिए ऐसा कह रहा है। हुज़ैल, क्या बदतमीज़ी है? शाहिदा ने खासे तीखे लहजे में उसे सरजनिश की। शहज़ीन लब कुचल के रह गई। कितना ही अच्छा लगने की कोशिश करे, मगर इस इंसान को वो कभी अच्छी लग ही नहीं सकती। क्या वो इतनी मोटी और भद्दी है कि वो उसे देखते ही दिल जलाने वाले जुमले अदा करने लगता है? ऐसा मैंने क्या कह दिया? आप खुद ही देख लें, जिस जिस जगह से ये गुजरती हैं वहां गड़ा पड़ जाता है। और परसों भाभी आप खुद ही तो कह रही थी मेरे बेड का मैट्रेस एक तरफ से दब गया है। काफी देर शहजीन जो बैठी रही थी। हुजैल ने अब हद ही कर दी और नबीला भाभी तो सरपटा गई, जबकि शहजीन का चेहरा धुआं धुआं हो गया। दिल उसका ऐसा टूटा कि वो जाने ही लगी। जो बात करने आई थी वो भी भूल गई। शहजीन ये मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा। वो तो सर पकड़ के रह गई, क्योंकि वो जाने ही लगी थी। शाहिदा ने उज़ैर को खासे कड़े तेवरों से घूरा। उसकी शादी हो तो कम से कम ये शहज़ीन को तंग करना छोड़ेगा। उन्होंने रोई-रोई शहज़ीन को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के रोका। ताई अम्मी, मुझे जाने दें। अरे इसकी तो आदत है मज़ाक करने की, नबीला भाभी ने झटका। भाभी मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। हुज़ैल ने फिर उसे सुलगाया। हुज़ैल, तुम्हें कहीं जाना था? चलो जाओ चलो। शाहिदा ने संजीदगी से कहा। अम्मी इनसे पूछ तो लें, किसी किसी लड़की की तस्वीर दिखाने के लिए लाई हैं। उसने शायद शहजीन के हाथ में शॉपर देख लिया था। अल्लाह करे आपकी शादी मोटी भद्दी और बदसूरत लड़की से हो। उसने जल के गुस्सा निकाला। हुज़ैल का कहकहा बड़ा जानदार था। वो तो झेप गई। शाहिदा ने अपना सर ही पीट लिया। देखा आप दोनों ने कैसे सफाई से खुद को दुआ दी है। किसी तरह भी इसकी शादी मुझसे हो जाए। लाहौल वला कुव्वत, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे शादी करने का। उसने झट तंजिया अंदाज में कहा। ओहो, मोटे लोगों के भी नखरे हैं। स्मार्ट और खूबसूरत हैंडसम लड़कों को देखकर जैसे इनका दिमाग ही खराब हो गया है। तौबा है हुजैल, बस भी करो। क्यों बेचारी को इतना तंग करते हो? कितनी तो तुम्हारी फिक्र है कि किसी भी खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी हो जाए। भाभी जैसी ये खुद है, लड़कियां भी वैसी ही दिखा रही हैं। जाहिर है जलन जो हो रही होगी। इतने हैंडसम लड़के से उस लड़की की शादी हो ना जाए। इतने खूबसूरत और हैंडसम भी नहीं है, ज़्यादा ही खुशफ़हमी है। और जो लड़के ऐसी ऊँची सोच रखते हैं, आखिर में उन्हें आम सी ही लड़की मिलती है। हाँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा इशारा, बस आखिर में वो आम सी लड़की तुम ही ना हो और मेरे माँ-बाप पकड़ के तुमसे निकाह पढ़वा दें। चल बेटा, इस मोटी धोबन से तू ही कर ले, कोई और तो पूछेगा भी नहीं, तो तू ही ये कुर्बानी दे दे। आप आप इंतहाई बददिमाग और मगरूर इंसान हैं। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊँगी किसी लड़की की तस्वीर। ताई अम्मी मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ। जलन और हसद साफ नजर आ रहा है। वो फिर उसे सुलगा के लुकमा देने लगा। शाहिदा ने हुजैल की पुश्त पर जोरदार थप्पड़ लगाया। शहजीन रोने जैसी हो गई थी। आओ शहजीन, तुम मेरे साथ अंदर चलो। नबीला भाभी उसे लेके अंदर चली गई। हुजैल, इतना भी तंग नहीं करो। अरे अम्मी, आप भी तो मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। मुझे अभी करनी ही नहीं है। वो नक्सक से तैयार ब्लैक पैंट पर ब्लू धारीदार शर्ट में डिसेंट लग रहा था। 2 साल तुम्हें हो गए हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी सुख से हो जाऊं। वो खासी फिक्रमंद और शाकी हो रही थी। शोएब की सदफ का पिछले साल ही रिश्ता हुआ है। तुमने उसे भी मना कर दिया और कोई खानदान की लड़की है नहीं। प्लीज अम्मी बस करें। आप तो शुरू हो गई। इतना परेशान नहीं हो। जब मैं शादी करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। उसने अपने दोनों हाथ उनके शाने पर रखकर तसल्ली और इत्मीनान दिलाया। पता नहीं कब करेगा। वो ताज्जुब से गोया हुई। अच्छा चलो जाओ, मैं शहजीन के पास जाती हूँ, देखूं तो किस लड़की की तस्वीर लाई है। अम्मी आप बाज नहीं आएंगी? वो फिर उन्हें देखने लगा। मुझे मेरा काम करने दो। तुम्हारे बाप को तो फिक्र है नहीं, उन्हें भी तुमने पता नहीं कैसी बातें करके काबू में किया हुआ है। तुम्हारी ही बोलते हैं।
अब्बू को तो बहुत मुश्किल से काबू किया है, वरना तो वो भी मेरे पीछे पड़े हुए थे। वो हंसा। शायदा नबीला भाभी के रूम में चली गई थी। उज़ैल को जाने क्यों शहज़ीन को तंग करने में मज़ा आता था। वो बचपन में भी उससे ऐसे ही चिढ़ती थी और अब जबकि उसने 5 साल बाद अमेरिका से आके देखा, वो ख़ासी चेंज हो गई थी, सबसे अलग मिज़ाज की थी, मासूमियत और सादगी में यकता, और उसके लिए कितनी फ़िक्रमंद थी। उसे हुज़ैल की बातें ऐसी दिल को लगी थी कि उसका खाना-पीने तक को दिल नहीं कर रहा था। वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई भी उसका बहुत ख़्याल रखते थे और इफ़्तिख़ार अहमद की तो आँख का तारा थी। उसकी ज़रा-सी तकलीफ़ पर वो परेशान हो जाते थे। "क्या बात है? मेरा बेटा इतना ख़ामोश क्यों बैठा है? खाना क्यों नहीं खाया?" इफ़्तिख़ार अहमद उसके रूम में आ गए थे। उसने रात में खाना नहीं खाया था, सिवाय उदासी के उसके पास कुछ नहीं था। "एक दिन नहीं खाऊँगी तो कौन-सा मर जाऊँगी?" "अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बातें क्यों करती हो?" उन्होंने उसे अपने शाने से लगा लिया। "बेटा तुम अपनी पढ़ाई आगे जारी रखो।" "अब्बू आप मुझसे पढ़ाई का नहीं कहें।" वो वैसे ही पढ़ाई से इसलिए बचती थी कि यूनिवर्सिटी जॉइन करने में उसकी रंगत काली ना हो जाए। मोटे होने का गम अलग है, जो रंगत काली का ताना भी हुज़ैल के मुँह से सुन लिया तो। "बेटा खाली ग्रेजुएशन को तुम क्या समझती हो? पूरी हो गई तालीम, मुझे आगे पढ़कर करना भी क्या है? और मुझे शौक भी नहीं है।" उसने साफ इनकार किया। "अच्छा तो ऐसा करो, कोर्स वगैरह कर लो जो लड़कियों के शौक होते हैं।" वो उसका ध्यान बटाना चाहते थे। वो बचपन से कुछ ज़्यादा ही हसास थी। जब से सदफ की मंगनी हुई थी, उन्हें भी ये एहसास होने लगा था, उनकी बेटी की भी जल्दी शादी हो जाए। मगर आजकल के लड़कों की सोचें ही निराली थी, स्मार्ट और पतली लड़की चाहिए। शहज़ीन इतनी मोटी भी नहीं थी, मगर खूबसूरती में नुमायाँ थी। शहज़ीन को उसका गुरूर कभी नहीं था। अब्बू आप साफ ये क्यों नहीं कहते मैं स्लिमिंग सेंटर जॉइन कर लूँ? वो खफगी से गोया हुई। ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे अपनी बेटी ऐसी ही पसंद है। उन्होंने उसे साथ लगा के अपनी मोहब्बत और शफ़क़त का यकीन दिलाया। तुम फ़ौरन उठो और खाना खाओ, तुम्हारी अम्मी ने कोरमा बहुत मज़ेदार पकाया है। उन्होंने उसे हाथ पकड़ते बेड से खड़ा किया। मुझे सच में भूख नहीं है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलो, मैं कुछ नहीं सुनूँगा। शहज़ीन को उनके ज़िद के आगे हार मानते ही बनी थी। किचन में आई तो कोरमे की खुशबू से भूख चमक उठी थी। खाना खा के बर्तन धो लेना, मुबीना ने उसे साथ ही हिदायत भी दी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, अम्मी ने खाना पकाया था, वो तो सुबह से अपने कमरे में बंद थी। हुज़ैल की बातें उसका दिल जो दुखा रही थी। क्या किसी आम सी लड़की को स्मार्ट और खूबसूरत शौहर की ख्वाहिश नहीं? सारा हक खूबसूरत लड़कों को ही हासिल है। काश मैं भी सदफ और सबा की तरह स्मार्ट और खूबसूरत हो जाऊं, मगर कैसे? पूरा किचन वो साफ करके बाहर आ गई। फवाद और असद टीवी पर मैच देख रहे थे। "आपी चाय मिल जाएगी प्लीज़?" असद ने मुल्तजी लहजे में कहा। "अच्छा लाती हूँ।" वो अपने भाइयों का भी बहुत ख़्याल रखती थी। उन्हें चाय देने के बाद खुद टेरेस पर आ गई। लॉन का नज़ारा वाज़ेह हो रहा था। ऊपर 3 पोर्शन थे। काफ़ी वसी और अरीज़ बंगला था, जिसमें बड़े ताया, अब्बू, छोटे ताया और वो खुद रहते थे। लॉन भी बहुत बड़ा था। अक्सर शाम में वो और सदफ झूला झूलती थी। सदफ की भी इस साल ईद से पहले ही शादी हो जानी थी। वो तैयारियों में मसरूफ थी। जब से मंगनी हुई थी और प्यारी हो गई थी। उसके ससुराल वाले उसे इतनी कद्र और अहमियत दे रहे थे। शहज़ीन को तो रश्क आता था, जाने उसकी किस्मत में क्या है, पसंद करने का उसे अख्तियार ही नहीं। अपने दिल और ज़ुबान पर लाते हुए डरती थी, अगर हुज़ैल को खबर हो गई तो वो तो उसकी बेइज़्ज़ती कर देगा। काश काश उस इंसान को मैं भी अच्छे लगने लगूँ, या अल्लाह मुझे स्मार्ट और खूबसूरत बना दे। वो बस दुआएँ ही करती थी, मगर उसने कभी खुद पर तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की थी। वो अंदर आ गई, अपना बिखरा कमरा समेटा। कमरा उसने अपना खासा करीने से रखा हुआ था। खूबसूरत जदीद बेड और दबीज़ पर्दे, कंप्यूटर और ड्राइंग टेबल और सोफ़ा कम बेड। उसने कॉर्नर पर भी खासे कीमती डेकोरेशन पीस रखे हुए थे। उसे सजावट का बहुत शौक था। उसने ड्राइंग रूम भी जदीद तर्ज पर सजाया हुआ था। सभी उसके सलीके और करीने को सराहते थे। वो खासी थक गई। अपने सर को दोनों हाथों से दबाया, ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने खड़ी हो गई। काश मैं भी पतली हो जाऊं। उसने अपनी शर्ट को पुष्ट से समेट के मुट्ठी में करके खुद को जांचा। खासी फैली हुई थी। पता नहीं लड़कियां स्मार्ट कैसे हो जाती हैं। वो अफसुर्दगी से सोचती हुई बेड पर आके लेट गई। सदफ के ससुराल वाले सदफ के सैंडल और कपड़ों का नाप लेने आ रहे थे। सदफ तो पार्लर चली गई थी और सबा को किचन का काम इतना नहीं आता था। छोटी अम्मी किचन में लगी हुई थी। वो तो सदफ से मिलने आई थी। छोटी अम्मी, मैं कुछ करवा दूं? अरे बेटा तुम कब तक करवाती रहोगी? मैंने सदफ से कहा भी था, आधा काम निपटा के ही चली जाती। वो चिकन कढ़ाई के लिए चिकन धो रही थी। शहज़ीन को उनकी ये थकावट वाली हालत देखी नहीं जा रही थी। छोटी अम्मी हटें, लाइए मैं कुछ काम करवा दूँ। उसने अनीसा को ज़बरदस्ती सिंक के आगे से हटाया। मैं तो सदफ के हर दूसरे दिन पार्लर जाने से परेशान हूँ। शादी के बाद कैसे घर सँभालेगी? तुम भी तो हो,
तुम तो नहीं जाती बेटा पार्लर। वो कबाब बनाने के लिए डाइनिंग टेबल की चेयर खिसका के बैठ गई। छोटी अम्मी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है जाने की? सदफ तो इतनी प्यारी और स्मार्ट है। उसे उसे खूबसूरत रहने के लिए ये सब करना जरूरी है, और फिर मामला ससुराल का है। आपको तो पता ही है, लड़के वालों के दिमाग कितने आसमान पर होते हैं। लड़की स्मार्ट और खूबसूरत चाहिए। वो गोश्त धोती और बातें करती जा रही थी। मेरी तो दुआ है अल्लाह तुम्हारा भी नसीब अच्छा करे और जल्द नसीब खोले। उन्होंने दिल से दुआ दी। शाज़ीन फीकी सी मुस्कुराहट के साथ गोश्त नेट में रख के उसका पानी निकालने लगी। जल्दी-जल्दी उसने उनके सारे ही काम निपटा दिए थे। सदफ 4 घंटे बाद पार्लर से आई थी। कैसी लग रही हूँ? उसने अपने बाल की कटिंग को लहरा के ज़रा इतरा के पूछा। शाज़ीन की निगाहों में रश्क था। कितनी खुश और बेफ़िक्र थी। हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। वो हमेशा हर किसी की खुले दिल से ही तारीफ़ करती थी। शाज़ीन, तुम कितनी अच्छी हो, कभी मेरा दिल नहीं तोड़ती। वो ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने से हट के उसके साथ ही सोफे पर आ बैठी। मैं सच कह रही हूँ, उसने यकीन दिलाया। हाँ, पता है। अच्छा ये बताओ, तुम क्यों पार्लर नहीं जाती? फेशियल और ब्लीच करवाया करो, उससे क्या होगा? वो ऐसे बोली जैसे सदफ ने अजीब अनोखी बात कर दी हो। अरे इतनी खूबसूरत और प्यारी हो, और ज्यादा हो जाओगी। तुम्हारी स्किन देखो कितनी चमकदार है, और मेरी देखो, मेरा रंग तक तुमसे कम है। सदफ को एहसास से महरूमी होने लगा। अरे सदफ, क्या हो गया? इतनी खूबसूरत और स्मार्ट तो हो। उसने सदफ की दिमागी हालत पर जैसे शुबहा किया। पागल, मुझे खूबसूरत और प्यारी कह रही है? इतनी मोटी और भद्दी को अगर इसे ये पता चल जाए हुजैल भाई मुझे क्या कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे तो नहीं बताऊंगी। ऐसी खूबसूरत और स्मार्ट नहीं हूँ। वो मुंह बिसोड़ने लगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है। उसने साथ ही सदफ को सरजनिश की। बज्जू, अम्मी कह रही हैं बर्तन साफ करके टेबल पर लगा दीजिए, सबा उसे कहने आई। अच्छा अच्छा ठीक है शाज़ीन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अम्मी का हाथ बटा दिया, वरना अम्मी मेरी शामत ही ले आती। अच्छा अच्छा बस करो, जाओ अपनी तैयारी करो, मैं भी चलूं। वो उठ गई। सिर की दराज बाल उसकी पुश्त पर फैल गए। हाथों से समेट के कैचर लगाया। वाह शहज़ीन, तुम्हारे बाल भी बहुत खूबसूरत हैं। मेरे तो ऐसे थे ही नहीं, इसीलिए तो मैंने कटिंग करवा ली है। वो फिर हसरत भरे लहजे में गोया हुई। मैं चलती हूँ, तुमने तो मेरा दिमाग पका दिया है, खूबसूरत खूबसूरत की गिरदान करके। वो अपना सर दुखता हुआ महसूस करने लगी। जाने क्यों शहज़ीन को ऐसा लग रहा था सदफ उसका मजाक उड़ा रही हो, या फिर दिल रखने को कह रही हो। छोटी अम्मी की पुकार पर सदफ भागी और वो भी जाने के लिए उड़ गई। शहज़ीन बेटा, इफ्तिखार और मुबीना को भेज देना। छोटी अम्मी ने उसे जाते-जाते याद दिलाया। जी अच्छा, वो सर हिलाती हुई चली गई। रहते सब अलग-अलग पोर्शन में थे, मगर जब भी कोई ज़रूरी बात होती, घर के बड़े एक जगह जमा ज़रूर होते थे। घर आके उसने रात का खाना पकाया। अम्मी और अब्बू तो छोटी अम्मी की तरफ जा रहे थे। वो भी फवाद और असद को खाना देकर अपने कमरे में आ गई। बड़े अब्बू की तरफ गए हुए उसे 4 दिन हो गए थे। राहिल भाई के बच्चे तलहा और समन आते रहते थे। दोनों बच्चों का दिल असद और फवाद के साथ बहुत लगता था। और समन तलहा 1 में और समन केजी क्लास में थी, इसलिए बच्चे अक्सर सारा-सारा दिन यहीं होते थे। नबीला भाभी को काम होता तो वो आ जाती थी। अलबत्ता हुज़ैल उसे तंग करने के लिए यहाँ ज़रूर आता था, मगर इस दौरान वो भी नहीं आया था। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हुज़ैल उसी वक़्त ऑफ़िस से आके बैठा था। एहतिशाम अहमद जल्दी आ गए थे, इसलिए वो घर पर नज़र आ रहे थे। राहिल भाई किसी ज़रूरी काम से गए हुए थे। हाँ, शुएब की तरफ जा रहे हैं। सदफ़ के ससुराल वाले आ रहे हैं, अनीसा ने उसे बताया। अम्मी, उसके ससुराल वाले आए दिन आते ही रहते हैं, शादी कब करेंगे? हुज़ैल ऐसे बेज़ार होके बोला जैसे वो उसे ही तो तंग करने आते हों। अरे! ऐसे कैसे जल्दी शादी कर दें? कुछ मामलात होते हैं, वो भी पूरे करने होते हैं। पता नहीं क्या मामलात होते हैं। वो काउच पर टांगे लंबी करके लेट गया, रिमोट उठा के चैनल सर्च करने लगा। नबीला, उसे खाना दे देना, ये खुद से तो खाएगा नहीं। वो तैयार होके बैठी हुई थी, एहतेशाम अहमद के इंतजार में। अपने इस बेटे को नन्हा काका बना के रखना। एहतेशाम अहमद ने हुजैल पर निगाह डाली। वो मुअद्दिब होते सीधा हो गया। कहती तो हूँ इसकी शादी का सोचे, उसकी जब शादी करनी होगी मैं उससे भी नहीं पूछूंगा, ये मैंने उसे समझा दिया है। हुजैल पहलू बदल के रह गया। उसने इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा कि वो अम्मी और भाभी के सामने कुछ ना बोल दे। भाभी, क्या बात है? शहजीन नजर नहीं आई 4 दिन से। हुजैल को तशवीश और फिक्र हुई। तुमने उसे कुछ ज्यादा ही जिद कर दिया था। अम्मी और अब्बू के जाने के बाद वो कॉरिडोर का दरवाजा बंद करके आई थी। बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे। अम्मी भी तो उससे इतने ज़ौक़ व शौक़ से लड़कियों की तस्वीर मंगवाती हैं। मुझे गुस्सा आता है, वो चिढ़ गया। तुम्हें भी तो कोई पसंद नहीं आती। नबीला उसके लिए खाना गरम करने चली गई। मैं देखना उसे इतना ज़िद कर दूँगा, भूल जाएगी फिर कोई तस्वीर लाना। हुज़ैल ने तो तय किया हुआ था। हुज़ैल वैसे इतनी मोटी तो नहीं है जो तुम उसे मोटी कहकर चिढ़ाते रहते हो। वो उसके लिए खाना ले आई थी। वो उठ के बैठ गया। वो तो मैं उसे तंग करने को कहता हूँ। हुज़ैल को शहज़ीन शुरू से ही पसंद थी। हर एक की फ़िक्र करने वाली, हर एक का काम करने वाली।
उसमें और लड़कियों की तरह इतराहट नहीं थी। इतना भी नहीं किया करो तंग, वो सच में दिल पर ले लेगी। लगता नहीं है ऐसा कुछ, आप देखती नहीं है हर दूसरे दिन फिर आ जाती है। वो लुक में ले रहा था और निगाह टीवी पर भी थी। एक बात पूछूं, अब्बू ने तुम्हें क्या बता दिया है कि तुम्हारी शादी जब करनी होगी तुमसे भी नहीं पूछेंगे? अब्बू तो मुझे जाने क्या क्या वार्निंग देते रहते हैं। उसने बात को मजाक में उड़ाया। इतने में राहिल भाई भी आ गए। नबीला भाभी अंदर चली गई थी। हुजैल ने खाना खा के ट्रे उठाई और किचन में रखाया। शहजीन को देखे बगैर उसे बेचैनी भी हो जाती थी। उसे खबर थी सारे बुजुर्ग नीचे जमा होंगे और इस वक्त जाना मुनासिब नहीं था, मगर हुजैल की रगे ज़राफ़त फड़क रही थी। शहज़ीन के सेल का नंबर तो था ही, आज उसने मिला ही लिया। क्या बात है, स्लिमिंग सेंटर जॉइन कर लिया है स्लिम होने के लिए? उसने दूसरी तरफ शहज़ीन की आवाज़ सुनते ही झटका। कौन है? वो घबराई। ज़्यादा खुशफहमी में नहीं पड़ो और बनो भी नहीं, मैं हूँ ज़ैल, क्या समझी? कोई तुम्हें लाइन दे रहा है? शट अप! क्यों कॉल की है? वो तो तुनक ही गई। उस दिन की बातें भूली ही कब थी, सोच-सोच कर गुस्सा ही आए जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? इतना ही स्टैमिना है, डर गई जो आना छोड़ दिया? मैं क्यों आपसे डरूँगी? मेरे ताया-अब्बू का घर है, जब दिल चाहेगा आऊँगी। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो खांसी अकड़ के आवाज़ और लहजे को मज़बूत बना के गोया हुई। इतना तो मुझे अंदाज़ा था, अगर तुम मुस्तकिल मिज़ाज होती तो आज 2.5 मन की धोबन नहीं होती। वो मुस्कुराहट दबा के बोल रहा था। उधर इतनी अहानत और बेइज्जती पर शहज़ीन का बुरा हाल था, उसने कॉल ही कट कर दी। हुज़ैल ने कहकहा लगाया, उसे अंदाज़ा था वो बुरी तरह तिलमिला रही होगी। शहज़ीन, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो, मैं मुसलसल हर लड़की को रिजेक्ट कर रहा हूँ, तुम अंदाज़ा ही नहीं कर रही हो। खैर, कोई बात नहीं, वक़्त आने पर तुम्हें एहसास दिला दूँगा, तुम मेरे लिए क्या हो। वो शहज़ीन का तसव्वुर किए खुशकन ख़्यालों में खोया हुआ था, वो उसे चुपके-चुपके चाहता था, उसने ये सब मख़फ़ी रखा हुआ था। उसे किसी ख़ास मौके का इंतज़ार था। सदफ़ के ससुराल वाले शादी की डेट फ़िक्स कर गए थे, ईद से पहले की, जबकि वो तो ईद के बाद करने वाले थे। लड़की को इंग्लैंड जाना था, ये भी उसके जाने का अचानक से ही पता चला था। पहले से ज़्यादा मसरूफ़ियत बढ़ गई थी। शहज़ीन को अम्मी यही कहे जा रही थी, अपनी तैयारी भी कर ले। अम्मी, मुझे कोई शौक नहीं है, वो बहुत अफ़सुर्दा हो रही थी। शायदीन, मेरी भी यही कोशिश है कि तुम्हारा भी सदफ की शादी से पहले रिश्ता ही तय हो जाए। अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी और मेरी हो भी नहीं सकती। वो लाउंज की सेटिंग में लगी हुई थी। उसे सफाई-सुथराई का वैसे ही बहुत शौक था। मुबीना को कभी किसी काम के लिए कहना नहीं पड़ता था। हर काम वक़्त से पहले कर देती थी। ऐसी बात क्यों की? वो तो हैरानगी के साथ झटकोया हुई। आप जानती तो हैं लोगों को स्मार्ट लड़कियां चाहिए। अरे इतना कौन सा तुम्हारा वजन है? थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, सब सेट हो जाएगा। वो अपनी बेटी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। लोगों ने जाने क्या सोचे बना ली थी। खूबसूरत स्मार्ट लड़की चाहिए, सलीका शुआर तो समझ ही नहीं आती। कर तो चुकी हूँ, नहीं होता वजन कम। उसने सारे कुशन सेट करके सोफे पर रखे। साइड पर डेकोरेशन शेल्फ था, उसमें भी वो रद्दो-बदल करके सेट कर रही थी। मेरी तो यही दुआ है कि तुम घर के किसी लड़के से ही ब्याह दी जाओ। अम्मी, क्या हो गया है आपको? वो चौंक के उनकी अफ़सुर्दगी को नोट करने लगी। हसन है, शोएब भाई का, एहतेशाम भाई का, हुज़ैल है, किसी से भी तुम्हारा हो जाए। अम्मी, आप हसन भाई की कहानी जानती तो हैं, वो पहले ही किसी को पसंद करते हैं। उसे ये भी खबर सदफ ने ही दी थी और हुज़ैल 5 साल अमेरिका में रह के आए हैं, बहुत ऊँचा दिमाग है। ताई अम्मी ने इतनी लड़कियाँ उन्हें दिखाई हैं, कोई पसंद नहीं आती। उसने अपनी बात गोल ही कर दी कि लड़कियाँ दिखाने में वो पेश-पेश रहती है। हाँ, भाभी ने एक दफ़ा ज़िक्र तो किया था मुझे। हुज़ैल, ऐसा लगता तो नहीं है, उसकी बातों से भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि किसी खूबसूरत लड़की से ही करेगा। अम्मी, वो हर बात हर एक को थोड़ी बताएँगे। वो उन्हें बताने लगी, उज़ैल की असलियत जितना वो जानती थी और कोई तो जानता भी नहीं। कैसे उसे मुँह पर उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाता है। तुम इन सब बातों को छोड़ो, मेरे साथ कल बाज़ार चलना, अपने लिए कपड़े वग़ैरह ले लो, वरना टेलर वक़्त पर सी के नहीं देगा। मेरा मूड नहीं है, इतने कपड़े पहले ही अलमारी में भरे पड़े हैं, मैं कौन-सा कहीं आती-जाती हूँ। उसे वैसे ही बाज़ारों में घूमने से चिढ़ थी। अजीब लड़की है, किसी बात का शौक ही नहीं, बस घर सजाती रहती है या खाना पकाती रहती है। आपको तो खुश होना चाहिए। वो मुस्कुरा के उनके सामने बैठी। वो अपनी माँ की सोचों और फ़िक्रों को खूब जानती और समझती थी। मगर बेटा, ये सब भी तो बहुत ज़रूरी है। अम्मी, अगर आपको इतना शौक हो रहा है तो आप खुद फवाद या असद को ले जाएँ। उसने ये कहकर अपनी जान छुड़ाई। ज़्यादा फ़ुज़ूल बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारी पसंद से दिलाऊँगी। वो चाहती थी और लड़कियों की तरह शहज़ीन भी बने संवर के रहे। सुर्ख सफ़ेद और खूबसूरत नकुश की वो मालिक थी, मगर अपने फ़रबही जिस्म की वजह से उसने खुद को हर चीज़ से लाताल्लुक़ कर लिया था। जल्दी आ जाना, ये नहीं कि रात वहीं रुक जाओ। जी अच्छा, उसने सर हिलाया। यार अम्मी, खाना तो लगवा दें। वो चेंज करके आया, व्हाइट कमीज़ शलवार में निखरा-निखरा ख़ासा चार्मिंग लग रहा था। उफ़ अम्मी, फिर आपने पालक गोश्त पका लिया। उसने पतीली का ढक्कन बंद किया। आज राहिल ने फ़रमाइश की थी, सादे चावल भी पकाए हैं। उसके साथ खा लो। वो
तस्बीह भी पढ़ रही थी और इसके लिए खाना भी गरम कर रही थी। नबीला सारा दिन लगी रहती है, 2-2 सालन पकाना आसान नहीं होता और मुझसे कोई काम होता नहीं। आपसे कहा भी कोई काम वाली रख लें। वो चावल पर सालन डाल के प्लेट उठाए डाइनिंग टेबल पर आ गया। काम वाली कोई ढंग का काम करती है? अरे अम्मी, काम वाली से मेरा मतलब है कि किसी ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दें जो काम ही करती रहे। अगर कम शक्ल ओ सूरत की लाएँगी तो नौकरानी बन के काम करेगी। उसने शहज़ीन को देख लिया था। ब्लू लान के प्रिंटेड कपड़ों में मलबूस डिश लिए खड़ी थी, मगर वो ऐसे बन गया जैसे देखा नहीं। अरे शहज़ीन बेटा, कितने दिन बाद आई हो? मैंने मुबीना से कल पूछा भी था तुम्हारे बारे में। वो उसे देखकर मुस्कुराई। शहज़ीन ने उन्हें सलाम किया और डिश भी थमाई। क्या पका के लाई हो? अम्मी, लगता है बच गया होगा तो खराब हो जाने के डर से यहाँ देने चली आई। वो चम्मच से चावल मुंह में डाल रहा था। हुज़ैल, शहज़ीन बिरयानी लेके आई है। क्या बिरयानी? वो खुशबू से पहले ही अलर्ट हो गया था। शहज़ीन खाने बहुत मज़ेदार पकाती थी। उस इस खूबी का तो वो मोतरिफ़ था ही, मगर वो किसी के सामने इज़हार नहीं करता था। अम्मी ज़रा चखाएँ तो, कहीं खराब बिरयानी तो नहीं? उसका लहज़ा ज़ुमानी और मुस्कुराता हुआ था। शहज़ीन तो सुलग के रह गई। डिश फ़ौरन उसने दोबारा थाम ली। ये मैं आपके लिए नहीं लाई हूँ, बाकी सब घरवालों के लिए। अम्मी, उसकी चालाकी देखें। इसमें कुछ ऐसा मिला के लाई होगी ताकि आप इस मोटी की तरह हो जाएँ और इससे मेरी शादी करवा दें। हुज़ैल भाई, हद होती है हर बात की। वो तो झेप गई। ऐसी बात तो वो सोचते हुए भी डरती थी। लड़की होना भी मुसीबत है। अम्मी ठीक ही कहती है, लड़कों से मोहतात होके बात किया करो, कहीं उल्टा-सीधा कोई ना समझ ले। हुज़ैल, क्या बदतमीज़ी है। अनीसा ने शहज़ीन के चेहरे के रंग देख लिए थे। वो कितनी जज़्बज़ हो रही थी। अरे मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं, लाओ डिश। हुज़ैल को वैसे ही बिरयानी की खुशबू से मुँह में पानी ही आए जा रहा था। शहज़ीन कितने मौके पर बिरयानी लाई थी। इस वक़्त वो शहज़ीन को भी माँगता तो वो भी मिल जाती। डिश लेके वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाने लगा। बेटा बैठो तो, ताई अम्मी मैं चलूँगी। उसका चेहरा धुआँ-धुआँ हो रहा था। बिरयानी तो बहुत मज़ेदार पकाई है। वैसे खाने सारे ही लज़ीज़ पकाती है। मैंने उसके साथ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी है। बेचारी का चेहरा भी उतर गया। उज़ैर ने कनखियों से उसे देखा। जो अम्मी के कहने पर बैठ तो गई थी, मगर वो उसकी कैफ़ियत समझ रहा था। बड़े दिन बाद नज़र आई हो? अरे कहाँ थी? नबीला भाभी उसे देखकर खुश हो गईं। बेचारी अपने मोटापे का शोक मना रही होगी। फ़ुज़ैल अब कुछ बोले तो अच्छा नहीं होगा। अम्मी की वार्निंग पर वो लब भेंचकर मुस्कुराहट रोकने लगा। ताई अम्मी, इन्हें मज़ाक उड़ाने दें। देखिएगा इनकी कैसी मोटी भद्दी और बदसूरत लड़की से शादी होगी। वो जली और तपी हुई तो पहले से ही थी। देखा आप लोगों ने, कितनी चालाकी से खुद को ही दुआ दिए जा रही है। अ, अमीना अमीना की निगाहों में सरज़निश और गुस्सा देख के वो चुप हो गया। शहज़ीन खुद पर कंट्रोल किए बैठी थी। वो पता नहीं कैसे उसकी ये सब बातें बर्दाश्त कर रही थी। शहज़ीन, कल अगर फ़ारिग हो तो मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम साथ चलोगी? भाभी, अम्मी को भी जाना है, आप ऐसा करें उनके साथ चली जाएँ। तुम भी चलो ना। नबीला बज़िद थी। हुज़ैल की ज़बान पर खुजली हो रही थी, मगर अम्मी के कड़े तेवरों की वज़ह से वो चुप था। मुझे उलझन होती है, मेरे साथ तुम भी चलोगी? अरे सदफ़ की शादी के लिए शॉपिंग नहीं करोगी? अम्मी भी यही कह रहे थे, मगर भाभी मुझे रस से बेज़ारी होती है। साफ़ कहो, सदफ़ की शादी हो रही है तो तुम्हें जलन हो रही है। उज़ैल ने फिर लुक़मा दिया। जी नहीं, मुझे कोई जलन नहीं हो रही और ना ही मुझे शौक है शादी का, ना कभी शादी करूँगी। उसने भी ज़रा सख्त लहजे में जता के कहा। हाँ, जैसे चचा जान और चची जान तुम्हारे मान ही ना मान ही लेंगे। तौबा है उज़ैल, मैं तो तुमसे तंग आ गई हूँ, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अम्मी, ऐसी चीज़ों के लोग पीछे पड़े ही रहते हैं। वो खाने से फ़ारिग होके खड़ा हुआ। किसी की बे इतनी बे किसी की इतनी भी बेइज़्ज़ती नहीं करनी चाहिए, बाद में आपको खुद को रोना पड़ जाए। वो ये कहकर रुकी नहीं, अपना आँचल सँभालती हुई चली गई। अमीना ने उसे घूरा। नबीला भाभी की बात अधूरी रह गई थी, उन्हें कल ज़रूर शॉपिंग के लिए जाना था। हुज़ैल, इतना फ़ुज़ूल नहीं बोला करो, शहज़ीन ऐसी लड़की नहीं है। फिर कैसी है? वो उनके सामने आके खड़ा हुआ। अम्मी, आप उससे तो शहज़ीन के मुताल्लिक़ बोले ही नहीं। मेरी तो खुद ये समझ नहीं आता ये उसे तंग क्यों करता है? नबीला भाभी को कभी-कभी तशवीश होती थी। वो उसे जाँचती निगाहों से देखती भी थीं, कहीं ये शहज़ीन को पसंद तो नहीं करता। ठीक कहा, कुछ नहीं बोलिए। उज़ैल ने वहाँ से खिसकने में ही आफ़ियत जानी, क्योंकि अम्मी को ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा था। सदफ़ की शादी की तैयारियाँ हो रही थी। इधर अनीसा ने शहज़ीन की भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो माँ थीं, उनकी भी ख्वाहिश थी उनकी बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लगे। मगर शहज़ीन ने चंद साल से खुद को बिल्कुल ही डल कर लिया था। पहले तो शौक से कपड़ों की खरीदारी करती थी, मगर अब इन सब से लगता था उसका दिल उचाट हो गया है। मुबीना को उसकी रात-दिन फ़िक्र रहती थी। वो नीचे आई तो छोटी अम्मी और सदफ सामान की लिस्ट सबा से बनवा रही थी और सबा इतनी उलझन का शिकार थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सी चीज़ पहले लिखे। आहा! शहज़ीन बाजी आ गई हैं।
अम्मी प्लीज इनसे बनवा ले। वो डायरी और पेन उनके हाथ में थमा के खुद खड़ी हो गई। बिल्कुल निकम्मी और कामचोर हो, कोई काम नहीं करती। कितने काम ऐसे पड़े हैं जो इनके करने के हैं। वो तो गुस्सा होने लगी। लाएं छोटी अम्मी, मैं आपकी मदद कर दूं। शहजीन खुशदिली से उनके काम करवाने के लिए तैयार हो गई। सबा ने सुकून का सांस लिया। अरे भाई शहजीन, कैसी हो? हसन ने उसे देखा तो मुस्कुरा के पूछा। ठीक ठाक, उसने फ्रेश मूड के साथ जवाब दिया। छोटी अम्मी की कितनी ख्वाहिश थी हसन की दुल्हन शहजीन को बनाने की, मगर वो पहले ही किसी लड़की को पसंद करता था। उसने आगे ही दे दी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? छोटी अम्मी ने सवालिया निगाह उसके सरापे पे डाली, जो ब्लैक पैंट शर्ट में तैयार खड़ा था। सदफ के फर्नीचर के लिए मुझे ही जाना है। अब्बू का ऑर्डर जो है, मैं हुज़ैल को साथ लेके जा रहा हूँ, उसने उन्हें बताया। हुज़ैल के नाम पर शहज़ीन का दिल जाने क्यों फ़ौरन धड़क उठता था। हर धड़कन उसे पुकारती थी, मगर वो खुद को उसके काबिल नहीं समझती थी, बल्कि वो खुद को हॉलीवुड का हीरो समझता था। शहज़ीन, शहज़ीन, छोटी अम्मी उसे पुकार रही थी, जो हुज़ैल के ख़्यालों में खो गई थी। हसन चला गया था। जी छोटी अम्मी, उसकी सोचें मुंतशिर हुईं। बेटा तुम ही लिस्ट बना दो, ये लड़कियाँ तो मेरे किसी काम की नहीं हैं। शहज़ीन ने उनके सारे काम निपटा दिए। शादी में सिर्फ़ 2 माह थे। सदफ़ के तो नेल सदफ के तो टेलर और पार्लर के चक्कर खत्म ही नहीं हो रहे थे। इधर छोटी अम्मी चाह रही थी हसन का भी निकाह साथ ही कर दें, ताकि जल्द से जल्द रुखसती करवा लें। छोटी अम्मी, आप निकाह क्यों कर रही हैं? रुखसती भी रखें ताकि आपको सहूलत भी रहे। शहजीन ने अपने मशवरे से उन्हें नवाजा। अरे ये हसन का दिमाग है, कहता है मेरी सारी रस्में अलग होंगी। आप कंजूसी करके एक ही शादी में 2 शादियां निपटाना चाहती हैं। शादी तो हो जाएगी, एक साथ हो या अलग, उसे हसन की मंतिक समझ नहीं आई। उधर मुझे हसन ने तंग किया हुआ है, इधर भैया भाभी को हुज़ैल ने तंग किया हुआ है। उसे कोई लड़की ही समझ नहीं आती। छोटी अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? आप हसन भाई की फ़िक्र करें। हुज़ैल भाई का तो अमेरिका से आने के बाद दिमाग खराब हो गया है। वो बस इतना बोली। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बच्चे के नखरे नहीं है। वो हुज़ैल की तारीफ़ें करने लगी। शहज़ीन चुपचाप उनकी सुनती रही। उसे कामों में वक़्त गुज़रने का एहसास ही नहीं हुआ। वो तो फ़वाद बुलाने आया था कि नबीला भाभी आई हुई हैं। बेटा तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आमीन। छोटी अम्मी उसे दुआएं देने लगी। शहजीन ने झेप के उन्हें देखा, वो खासी संजीदा भी हो रही थी। छोटी अम्मी, उमर नहीं है? अरे ये मुआ इंटरनेट आग लगे इसे, उसके आगे मुंह दिए पड़ा रहता है। वो हम हवा में हाथ नचाकर कहा तो फवाद उमर के रूम की तरफ बढ़ गया। शहजीन वहां से रुखसत हो गई। तुमसे कहा भी था शॉपिंग के लिए जाना है, तो तुम ऐसे ही फिर रही हो। नबीला भाभी खफगी से गोया गोया हुई। अम्मी आप चली जाए ना, वो मुबीना से बोली। नबीला, तुम इसे ही लेके जाओ, इस लड़की ने मेरे नाक में दम कर दिया है। किसी बात का शौक ही नहीं रहा, वो शिकायत करने लगी। शौक पूरे करके मुझे करना क्या है? लहजे में अफसुर्दगी और महरूमी भी थी, जो नबीला से मख्फी नहीं रह सकी। क्या फजूल सोचे पाल रखी है, घर में शादी है, उसकी तैयारी तो करनी है। भाभी, जिसकी शादी है उसकी तैयारी हो तो रही है। वो मुस्कुरा के उन्हें देखने लगी। देखा, ये कुछ दिनों से ऐसी ही बातें करने लगी है, मुबीना ने बेजार होके कहा। नबीला उसकी इन बातों को भी समझती थी। वो हुज़ैल की बातों की वजह से हर्ट होने लगी थी। तुम हुज़ैल की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? उन्होंने मुबीना के जाने के बाद उसे आहिस्तगी से कहा। ऐसी बात नहीं है। वो संभल के गोया हुई। मैं सब समझती हूँ और जानती हूँ। तुम उठो और अपनी तैयारी करो, जैसे चची जान कहती हैं। उन्होंने जबरदस्ती उसे उठाया। सच भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ। उसे काफी देर नीचे लग गई थी, इसलिए कमर तख्ता हो गई थी। मैं कुछ नहीं सुन रही, जल्दी करो, मुझे बच्चों की भी शॉपिंग करनी है और अम्मी की भी टाइम भी लगेगा। शहजीन को उनकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। नबीला भाभी ने उसकी जबरदस्ती अपनी पसंद से शॉपिंग करवाई थी। वो पूरा वक्त यही सोचती रही, अगर वो ये ड्रेस पहनेगी तो हुज़ैल फिर उसका मज़ाक उड़ाएगा। बार-बार आँखों में नमी आए जा रही थी। घर आई तो मुबीना तो खुश हो गई थी, क्योंकि नबीला ने उसकी अच्छी खासी तैयारी करवा दी थी। रात में लेटी तो जिस्म थकन से दुख रहा था, बगैर खाए ही सो गई। इफ्तिखार अहमद उसे देखने रूम में आए तो वो सो चुकी थी। वो उसके माथे पर प्यार करके चले गए। कब सीरियस होगे तुम? एहतिशाम अहमद ने आज उसे आड़े हाथों लिया और वो उनके सामने ऐसे खड़ा था जैसे अदालत में खड़ा हो। राहिल भाई किसी फाइल की डिस्कशन के लिए बैठे थे, मगर अब्बू हुज़ैल की खबरगीरी कर रहे थे। अब्बू, आप लोगों को आखिर मेरी शादी की इतनी फ़िक्र क्यों है? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ? वो बहुत चिढ़े हुए अंदाज़ में गोया हुआ। तुम जिस तरह ऑफ़िस के कामों से भाग रहे हो, इससे तो हमें यही लग रहा है तुम कहीं भागे जा रहे हो। अब्बू, अब मुझे जाना कहाँ है? और रहा ऑफ़िस, आप और भाईजान हैं तो ऑफ़िस और बिज़नेस सँभालने को। वो इत्मीनान से बोला। वो वैसे भी ऑफ़िस से बचता ही था। सारी ज़िंदगी ऑफ़िस और बिज़नेस मैं तो नहीं सँभाल सकता। तुम भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो। यार क्या आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं?
वो बेजारी से बोला। राहिल भाई ने उसे इशारे से चुप कराया। भाईजान, ये ऑफिस बिजनेस नहीं होता मुझसे। फिर क्या तुम अलग कुछ करना चाहते हो, या मेरी वजह से तुम ये सब नहीं करना चाहते? राहिल भाई ने उसे जज्बाती तरीके से हैंडल करना चाहा। शायद इसी तरह ही वो कुछ सीरियस होकर दिलचस्पी ले। अरे नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं है। राहिल, इस गधे को समझा दो। अगर ये इसी तरह नॉन सीरियस रहा तो इसका बोरिया बिस्तर समेट कर घर से बाहर करो। मुझे ऐसी नाकारा औलाद नहीं चाहिए। एहतेशाम अहमद आज दुरुस्त और संजीदा थे। ये तो मेरे साथ ज्यादती है, वो मिनमिनाया। अनीसा भी वहीं आ गई। उससे भी ज़्यादा ज़्यादती कर सकता हूँ। अगर सुधरना है तो शराफ़त से अपना काम सँभालो। वो अपना दो टूक और अटल फ़ैसला दे के उठ गए। यार हुज़ैल, ये तुम क्या कर रहे हो? राहिल ने उसे पकड़कर दोबारा सोफ़े पर बिठाया। मुझे आप ये बताइए मुझे आप ये बताइए, ये क्या अलग-अलग की बात करने लगे थे? मैं तो सिर्फ़ शादी से बचने के लिए ऐसा कह रहा था। अब्बू ने तो बोरिया बिस्तर समेटने को कह दिया। वो हैरान-ओ-परेशान उनसे सवाल करने लगा। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है हुज़ैल? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो साफ-साफ बता दो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो संभला। फिर जैसा अब्बू कहते हैं वो करो। अच्छा, उसे भी मानते ही बनी। वो तो आज़ाद फिरना चाहता था, इतनी जल्दी बिज़नेस में उलझना नहीं चाहता था, मगर अब्बू ने कहा था शादी के लिए ज़िंदगी के और उम्र में संजीदा होना ज़रूरी है। कल से 8 बजे ऑफ़िस चलना है। राहिल भाई ने उसके हाथ में फ़ाइल थमाई। ये क्या है? वो हैरानगी से सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगा। ये नए प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, इसको पढ़ लेना। कल 9 बजे मीटिंग है, ताकि तुम्हारे पास भी बोलने को कुछ हो। राहिल उसकी हर तरह से मदद करते थे और अब्बू के अताब से भी बचाते थे। भाईजान, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। हसन ने फर्नीचर मार्केट में इतना घुमाया है, टांगें दर्द करने लगी हैं। उसने मुज़म्मिल और थकी-थकी सूरत बना के थकनज़दा होने का तअस्सुर दिया। कोई आर्ग्यू कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं। तुम अब्बू को जानते हो, वो तुम्हें फिर आड़े हाथों ले लेंगे। वो उसे समझाने लगे। चल हुज़ैल, तुझे संजीदा होना ही पड़ेगा। वो ज़ेरे लब खुद से हम कलाम हुआ। अनीसा उसके चेहरे के तअस्सुरात को जांच रही थी, जैसे कुछ वो उलझा-उलझा हुआ हो। भाईजान, अगर सदफ की शादी के बाद मैं ये सब जॉइन कर लूँ तो? तुम्हारी शादी पर तुम्हें लंबी छुट्टी दी जाएगी, मगर इस शादी पर नहीं। एहतेशाम अहमद ने उसकी बात सुन ली तो वो उसे जवाब देने लगे। हुज़ैल झेंपा और राहिल भाई के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मैं चाहता हूँ कि ये ज़िम्मेदारियों को समझे तो ही मैं उसके रिश्ते की बात करता अच्छा लगूंगा। कहाँ रिश्ते की बात कर रहे हैं? अनीसा चौंक के उनसे गोया हुई। हुज़ैल इसी बात से तो परेशान था। अब्बू ने पता नहीं कहाँ उसका रिश्ता करने का सोचा है। पूछने की हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से वो ऑफिस से भागने लगा था कि वो उसकी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। वक्त आने पर बता दिया जाएगा। उन्होंने बस इतना ही कहा। नबीला भाभी ने आंखों के इशारे से राहिल भाई से पूछा। वो भी शाने उचका के लाइल्मी जाहिर करने लगे। यार, अम्मी अब्बू को समझाइए, कुछ तो ख़्याल करें, इतना ज़ुल्म नहीं करें। वो दुहाई देने लगा। अगर इसी तरह तुम्हारी हरकतें रही तो कुछ शक नहीं, मैं तुम्हारे पाँव में जल्द बेड़ियाँ डाल दूँ। अब्बू प्लीज़, क्या हो गया? हर बात का हल क्या शादी हुआ करता है? क्या पता जो आपने मेरे लिए रिश्ता सोचा हो वो मुझे ही पसंद नहीं आए। वो झट गोया हुआ। राहिल की जब हमने शादी की थी तो उससे भी हमने उसकी पसंद नहीं पूछी थी। उन्होंने उसके घबराए हुए चेहरे को नज़रअंदाज किया। राहिल और नबीला पहलू बदल के रह गए। तुम्हें हमारे कहने पर ही शादी करनी होगी। अब्बू, आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं? वो तो गड़बड़ाया, सटपटाया और तो और अपनी ज़बान पर शहज़ीब का नाम लाते हुए ही झिझक रहा था। अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि मुझे पता है अमेरिका में फँसा के आए होगे, ला हौल वला कुव्वत। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो झेपा। कोई फ़ुज़ूल बात नहीं करो। इस फ़ाइल को पढ़ लो। कल सुबह मीटिंग में तुम्हें आना होगा। वो फ़ैसला दे के चले गए। हुज़ैल अपने चेहरे पर हाथ फेर के बैठ गया। अनीसा के दिमाग में तो सवाल मचल रहे थे, आखिर वो हुज़ैल का रिश्ता कहाँ करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी लड़कियां देखनी छोड़ दी थी। एहतेशाम अहमद ने सख्ती से जो मना किया हुआ था, अब किसी लड़की की तस्वीर शहज़ीन से नहीं मंगवाएंगी। शहज़ीन को भी उन्होंने हल्की सी डांट पिलाई थी, वो फिर उस दिन के बाद से कोई तस्वीर नहीं लाई थी। दिन इतनी तेजी से गुजर रहे थे, शहज़ीन को भी अंदाजा नहीं था। अम्मी जबरदस्ती उसे साथ ले जाके उसके कपड़े सिलने टेलर को दे आई थी। वो भी उसकी तैयारी में किसी किस्म की कमी नहीं रहने देना चाहती थी, मगर शहज़ीन को उन सब चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, क्यों वो इतना परेशान हो रही हैं। कपड़े अच्छे पहनने से क्या की किस्मत भी अच्छी हो जाएगी? उन्हें ये कौन समझाए? मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिलेगा, और ज़रूरी है कि मेरी भी किस्मत सदफ़ की तरह अच्छी हो। उसके ससुराल वाले कितने दिल और चाव से उसे ले जा रहे हैं। उसे किसी बात की टेंशन नहीं। क्या ज़िंदगी में खूबसूरती ही सब कुछ होती है? किरदार, सीरत की कोई अहमियत नहीं? क्या ज़ाहिर अच्छा होना ज़रूरी होता है? इंसान का दिल, उसकी अच्छी सोच, वो कोई अहमियत नहीं? लोगों ने अपना शुआर ज़ाहिर क्यों बना लिया?
किसी के अच्छे ख्यालों की कोई कद्र नहीं, ज़िंदगी में सिर्फ़ क्या खूबसूरत की हैसियत है, प्यार अपनायत की कोई कीमत नहीं, क्या मोटी-भद्दी लड़कियों को अच्छे और खूबसूरत ख्वाब देखने का कोई हक नहीं, वो अच्छे जीवन साथी की आरज़ू और ख्वाहिश नहीं कर सकती। शहज़ीन की आँखों में आँसू आ गए, ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने कब से खड़ी थी। उसने कभी अपने परवरदिगार से शिकवा नहीं किया था और शिकवा करके वो कुफ़्र भी नहीं करना चाहती थी। उसे अल्लाह ने हर नेमत से नवाज़ा था, वो फिर शिकवा क्यों करती? मगर उसे लोगों की सोच पर अफ़सोस होता, जो लोगों को सिर्फ़ दुःख देना जानते थे। हुज़ैल उसे कितना दुःख देता था, उसकी ज़ात को हर वक़्त तनकीद का निशाना बनाता था, उसे एहसास कमतरी में मुब्तला करता रहता था। इन 2 सालों में उसे जितनी शिद्दत से एहसास दिलाया था, ऐसा ज़िंदगी के गुज़श्ता सालों में कभी उसे किसी ने नहीं दिलाया था। बचपन से ही वो हुज़ैल के इतने करीब रही थी कि बड़े होने तक उसकी और हुज़ैल की इसी तरह नोक-झोंक होती रहती थी। मगर जब से वो अमेरिका से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आया था, उसका रुका हुआ दिल फिर धड़कना शुरू हो गया था। वो उसकी धड़कनों में तो कब से बसा हुआ था, मगर हुज़ैल का रवैया उसके साथ कभी अच्छा ही नहीं रहा। वो जब भी उसे देखता हमेशा की तरह ज़िच करके रख देता था। वो अगर उसके लिए खुद को बदल भी ले, तब भी कोई फ़ायदा नहीं, वो उसे पसंद तो फिर भी नहीं करेगा। फिर वो क्यों उसके लिए खुद को बदले? क्या वो इतनी बुरी है कि उसके मोटापे की वज़ह से उसकी इन खूबियों की कोई अहमियत नहीं? वो दिल की सच्ची है, अगर उसकी किस्मत में हुज़ैल होगा तो मिलेगा, वरना अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहेगी। उसने वैसे भी सोच लिया था वो कभी शादी नहीं करेगी। शहज़ीन शहज़ीन मुबीना की आवाज़ पर वो घबराई, जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। अगर अम्मी ने उसका परेशान और रोया हुआ चेहरा देख लिया तो वो फ़िक्रमंद हो जाएँगी और वो उससे पूछ के रहेंगी कि आखिर वजह क्या है। शहज़ीन उन्होंने दोबारा आवाज़ दी, अम्मी आ रही हूँ। उसने अंदर से ही हाँक लगाई। बेटा तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, आती हूँ। वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे जा रही थी ताकि आँखों की जलन कम हो जाए। उसे खुद एहसास नहीं हुआ रो-रो के उसकी तो आँखें भी सूज गई थी। सबा भी आई हुई है, तुमसे कोई काम है, जल्दी आ जाना। वो शायद उजलत में थी, फ़ौरन ही चली गई थी। वो तेज़ी से बाहर आई, तौलिए से अपना चेहरा साफ किया, गीले बालों को ब्रश से संवारा। ये सबा को क्या काम पड़ गया? उसे तशवीश हुई। मगर इस वक़्त ज़्यादा ज़रूरी था कि अब्बू बुला रहे थे और अब्बू के सामने तो उसे अपना हुलिया दुरुस्त करके जाना था, वरना उनकी जाँचती और पुरतशवीश निगाहें उसे सामना करने नहीं देंगी। बेटा जल्दी से कड़क सी चाय ले आओ, वो बड़े फ्रेश मूड में लग रहे थे। जी अच्छा, शहज़ीन उनके हुक्म की तामील के लिए किचन में चली आई। शहज़ीन बाजी प्लीज़ मेरे हाथों की वैक्स कर देंगी। सबा उसके पीछे किचन में ही आ गई। तुम सामान लेकर इधर ही आ जाओ, मैं कर दूँगी। वो कभी किसी को मना नहीं करती थी, चाहे उसका मूड कितना ही अपसेट क्यों ना हो। आज तो दिल बार-बार भर आ रहा था, वो इतनी हसास थी तो नहीं, या ऐसे हालात कभी नहीं हुए थे। सदफ की मेहंदी और मायूं एक ही दिन रखी थी, दूल्हा वाले भी उसकी बरी लेके आज ही आ रहे थे। शहज़ीब का एक पाँव कभी नीचे तो कभी ऊपर होता। छोटे अब्बू और छोटी अम्मी ने सबको ही जब तक शादी थी इधर ही खाने-पीने को कहा था। शहज़ीन ने किचन सँभाल लिया था। नबीला भाभी भी उसके साथ लग जाती थी। ऊपरी कामों के लिए मासी रखी हुई थी, ताकि काम में कुछ सहूलत रहे। आज तुम वो सी ग्रीन नेट का सूट पहनना, भाभी वो बहुत हेवी है। वो पहनने से हिचकिचा रही थी। पागल लड़की, मेहंदी और मायूं के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। सबा के कपड़े देखे हैं कितने भरे-भरे हैं, वो तो बच्ची है, उस पर चलेंगे। शहज़ीन ने झट वज़ाहत दी, तुम भी कोई दादी अम्मा नहीं हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भई आप लोग क्या बातों में लगी हैं, खाना वगैरह कब लगेगा? उमैर को बहुत भूख लगी थी। तुम्हें खाने के अलावा कुछ सूझता भी है? ढाई मन की धोबन, तुम भी हर वक़्त खा-खा के इतनी मोटी हो गई हो। उज़ैर को कितने दिनों से नज़र नहीं आई थी, वो भी उसके ताक़ुब में इधर ही आ गया था। दुश्मन-ए-जाँ आज तो लेमन प्लेन एम्ब्रॉयडरी के कपड़ों में अपने सादा सरापे के साथ कितनी दिलकश और हसीन लग रही थी। हुज़ैल ने उसे अपनी आँखों में जज़्ब किया। भाभी, इनसे कहिए मेरे मुँह तो बिल्कुल भी नहीं लगे, वो वैसे ही कितने दिनों से सिर्फ़ उसकी वज़ह से डिस्टर्ब थी। प्लीज़ हुज़ैल इतना तंग नहीं किया करो, भाभी आप बड़ी इसकी हिमायती बन रही हैं। इस पहाड़ के लिए नबीला छोटी अम्मी की आवाज़ आई। हुज़ैल तुम तो बाहर निकलो। उन्होंने उसे किचन से निकाला। उमैर पानी की बोतल लेके निकल गया और शहज़ीन पुश्त फेरे अपने काम में मुनहमिक थी। वो उसकी पुश्त पर पड़े सिल्की दराज बालों की चोटी देख रहा था। दिल मजबूर कर रहा था इन बालों की नरमाहट वो अपने हाथों से महसूस करे। आप क्या सर पर खड़े हैं? जाइए, वो चीखी। इतनी हसीन नहीं हो कि तुम्हारे सर पर खड़े होकर तुम्हारे हुस्न के पेचो-खम में उलझा रहूं। उसने उसकी साइड से सलाद की प्लेट से गाजर और खीरा उठाया। वो तो डर के पीछे ही हो गई। दिल की धड़कनों में तेजी आ गई थी। माथा भी अर्क-आलूद हो गया, निगाह उठा ही नहीं सकी। शहज़ीन बाजी, आप अब बाहर आ जाइए, मासी लगा लेगी।
सबा बोलती हुई अंदर आई तो दोनों ही चौंके। आप यहाँ खड़े हैं? ताया अब्बू पूछ रहे थे। एक तो मेरे बाप को मुझ पर निगाह रखने का जाने क्या शौक है। वो गहरी निगाह शहज़ीन पर डाल के निकल गया। आप ऐसी बुद्ध क्यों बनी है? नहीं तो वो झेपी। मैं सदफ का और अपना खाना लेके उसके रूम में जा रही हूँ। वो जल्दी-जल्दी ट्रे में अपने लिए और सदफ के लिए खाना लेके चली गई। उसकी हिम्मत नहीं थी हुज़ैल के दिल जलाने वाली बातें बर्दाश्त करने की, और अगर उसने घर के बाकी अफ़राद के सामने कुछ भी उल्टा-सीधा बोल दिया तो कितनी तज़हीक महसूस होगी। क्या पकाया है? सदफ ट्रे अपने आगे रखती हुई पूछने लगी। भाभी ने बीफ का कोरमा पकाया है। वाह! सदफ मायू के जर्द जोड़े में थी, जो ताई अम्मी ने कह कर पहनवाया था, वरना वो तो पहन ही नहीं रही थी। हसन भाई के ससुराल से भी आएंगे लोग। वो आएंगी तुम्हारे होने वाले भाभी। अम्मी ने तो कहा था ले आए, मगर शायद उनकी अम्मी लेके नहीं आएंगी। सदफ ने खाना खाना शुरू कर दिया था। हैं? कैसी? शैज़ीन को तजस्सुस भी था, अभी तक उसने नहीं देखा था। घर के बड़े जाके बात पक्की कर आए थे और शादी 1 साल बाद होनी थी। अच्छी हैं, खूबसूरत सी। शैज़ीन ने सर हिलाया। दोनों इधर-उधर की बातें करती रही थी, मगर फिर शैज़ीन को उठना पड़ा। सीना मुबीना ने उसे रात के फंक्शन के लिए तैयारी करने को कहा था। उसका दिल नहीं चाह रहा था। अगर ज़्यादा तैयार हो गई तो हुज़ैल फिर उसका तमस्खुर उड़ाएगा। कुछ दिनों से वो बिल्कुल ही सुस्त हो गई थी। उसने ग्रीन नेट का ही सूट पहना था, बहुत प्यारी लग रही थी। सिल्की दराज़ बालों को कैचर में मुकीद करके खुला छोड़ा हुआ था। मेकअप उसने खुद जान के लाइट सा किया था। सबा को तो उसका सूट बहुत ही पसंद आया और ग्रीन कलर उसके सुर्ख को सफेद रंगत पर खिल रहा था। मेहंदी का इंतजाम लॉन में ही किया गया था। लॉन भी खासा वसी था, इसलिए हर फंक्शन आराम से हो जाता था। रविश भी सजी हुई थी। स्टेज पर सदफ को नबीला भाभी और सबा ले आई थी। ससुराल से सदफ की बरी भी बहुत अच्छी आई थी। शहजीन को उस पर रश्क आ रहा था। सारे ससुराली कितनी खुशी से उसे मिठाई खिला रहे थे। वो सामने खड़ी देख रही थी। अगर आज तुम भी पतली होती तो तुम्हारे भी हाथ पीले हो जाते, किसी का भला ही हो जाता। अचानक से ही हुजैल बोतल की जिन की तरह नमूदार हुआ था। वो रस्म देखने में इतनी महव थी कि उसकी आवाज पर उछल ही गई। आप? हाँ, मैं। वो उसके खूबसूरत सरापे को बड़ी पुरशौक निगाहों से अपनी आँखों और दिल में जज़्ब कर रहा था। उसने कहाँ उसे ऐसे रूप में देखा था। आज यूँ परी पैकर उसके सामने थी, तो वो चारों खाने चित ही हो गया था। सदफ से कहती तुम सदफ से कहती तुम्हारे लिए भी दुआ करे, क्योंकि जिसकी शादी हो रही होती है, अगर वो दूसरी लड़की के लिए दुआ करे तो कबूल हो जाती है। वो बड़े मुदब्बिराना लबो लहजे में गोया हुआ। शहज़ीन तो सुलग के रह गई। अतराफ में इतने लोग थे, वो कोई भी ऐसी हरकत करना नहीं चाहती थी कि लोग मुतवज्जो हों और उन दोनों को देखें। आपको शौक है तो आप करवा लें दुआ। वो तुनक के गोया हुई, बड़ी चालाक हो, हर तरह से तुम्हारी नज़र मुझ पर ही है। फ़ुज़ूल बकवास मुझसे तो किया नहीं नहीं करें, और कान खोलकर सुन लें, कभी ऐसा वक़्त आएगा भी नहीं कि आपसे मेरी शादी हो। फ़र्ज़ करो आ जाए। वो मुस्कुरा के मानीखेज़ी से बोला, मगर निगाह चेहरे से हटना गवारा नहीं थी। मैं मर जाना पसंद करूँगी, आप जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, जो सिवाय बेइज़्ज़ती करने के कुछ नहीं कर सकता। शहज़ीन का तो दिल ही भर आया, मगर उसने खुद को बड़ी दिक्कतों से रोक के रखा। सोच लो, बहुत बड़ी बात कह रही हो, वक़्त का कुछ नहीं पता। उसे उसका तपना और किलसना बहुत मज़ा दे रहा था। मिस्टर हुज़ैल अहमद, आप जैसे हुस्न परस्त लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। ओह! ये तो तुमने बहुत बड़ी खबर दी। वो तमस्कुर उड़ाने लगा। व्हाइट कमीज़ शलवार में मलबूस खासा डिसेंट और चार्मिंग लग रहा था। वो तो तमन्ना करते हुए भी डरती थी, बल्कि वो सोचती थी, वो हक ही नहीं रखती थी। अरे शहज़ीन, तुम इधर क्या कर रही हो? आओ स्टेज पर। छोटी अम्मी ने उसे बुलाया। हुज़ैल जल्दी से इधर-उधर हो गया। शहज़ीन का दिल तो वैसे ही खराब हो गया था, मगर वहाँ के तकाज़े निभाने भी ज़रूरी थे। जाने मेरी ही पीछे क्यों ये शख्स पड़ गया है। उसका ज़हनो-दिल उलझ के रह गया था। उसका वहाँ दिल ही नहीं लग रहा था। मुबीना की निगाह शहज़ीन पर थी, जो कोने में चेयर पर जाके बैठ गई थी। मुबीना, ये शहज़ीन कहाँ है? अनीसा को काफ़ी देर से नज़र नहीं आई तो उन्हें फ़िक्र हुई। इधर सामने बैठी है। उन्होंने रविश के पास रखी चेयर पर बैठी सोचों में गलता शहज़ीन की तरफ इशारा किया। ये इतनी चुप क्यों बैठी है? उन्हें तशवीश हुई, मगर फिर जल्दी अंदाज़ा हो गया, ज़रूर हुज़ैल से ही उसकी मुठभेड़ हुई है, क्योंकि वो उमैर और फवाद असद के साथ हँसी-मज़ाक में लगा हुआ था और शहज़ीन की निगाह बार-बार हुज़ैल पर ही उठ रही थी। उसे इधर बुलाओ। अनीसा को उस पर कुछ दिनों से ज़्यादा ही प्यार आने लगा था। जब से एहतेशाम अहमद ने ये बताया था, वो हुज़ैल के लिए शहज़ीन का रिश्ता माँगने वाले हैं। शायद उन्होंने इफ्तिख़ार अहमद से बात भी कर ली थी, मगर अभी ये बात किसी पर ज़ाहिर नहीं की थी।
आप ही बुला लें। मुबीना वाक़ई उसके लिए परेशान और फ़िक्रमंद रहने लगी थी। मुबीना तुम इतनी परेशान नहीं हुआ करो, शहज़ीन ठीक हो जाएगी। उन्होंने मुबीना के हाथ पर हाथ रख के इत्मीनान दिलाया, साथ ही एहतशाम अहमद के ख़यालात से भी आगाह कर दिया। भाभी आपने तो मेरी सारी फ़िक्र ही दूर कर दी। मुबीना बहुत खुश थी, उनकी बेटी का भी नसीब खुलने वाला था। तुम दुआ किया करो, अनीसा ने मुस्कुरा के कहा। अनीसा ने ज़बरदस्ती शहज़ीन को अपने पास बिठाया, वो बहुत ख़ामोश-ख़ामोश सी लग रही थी। शहज़ीन को नहीं पता था बड़ों में उसके और हुज़ैल के लिए फ़ैसला हो चुका था। सदफ़ की शादी का दिन आन पहुँचा था, सुबह से लाइट भी गई हुई थी, घर में हड़बोंग मची हुई थी, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। अम्मी, जनरेटर क्यों नहीं चल रहा? शहज़ीन बहुत उलझन का शिकार थी, वो फ़वाद और असद के कि कपड़ों को निकाल रही थी कि लाइट का ऐसे में जाना उसे बहुत बुरा लगा था। उम्मूमन जनरेटर ही चलता था मगर वो भी काम नहीं कर रहा था। अरे बेटा पेट्रोल नहीं होगा, असद से कहो वो डाल देगा। मुबीना किचन से निकल आई थी। अब्बू कहाँ हैं? वो किसी काम से निकले हैं बेटा, तुम उनके भी कपड़े देख लेना। इस्त्री तो तुमने पहले ही कर दिए थे, वो बोली। अच्छा वो जल्दी-जल्दी सारे काम निपटा रही थी, वक़्त की पाबंदी भी तो ज़रूरी हो गई थी। अभी भी नहीं आई लाइट। उसने टाइम देखा 6 बजने वाले थे, उसे तैयार भी होना था। मगर उसने सोच लिया था आज कोई कितना बोले, वो बिल्कुल मेकअप नहीं करेगी। भाभी ने भी कितना डार्क कलर पसंद किया है। पर्पल कामदानी स्टाइलिश ड्रेस वो तनकीदी निगाहों से जायज़ा ले रही थी और सोच रही थी, कोई सादा-सा सूट पहन ले मगर हुज़ैल, वो फिर मुझे तनकीद का निशाना बनाएगा। वो तैयार होने का इरादा मुलतवी करके बैठ गई। 7 बजे लाइट आई तो अम्मी ने शोर मचा दिया तैयारी का। फवाद और असद भी तैयार होने आ गए थे। शहज़ीन नीचे देखने गई थी, सदफ़ पार्लर के लिए 5 बजे ही चली गई थी। उसकी खालाज़ाद कज़िन्स उसके साथ गई थी। नबीला भाभी ने अपने बालों का स्टाइल उससे बनवाया, इसलिए उसे ख़ासी देर हो गई थी। जल्दी करो सारे ही शादी हॉल पहुँच गए हैं। अम्मी शादी हॉल नहीं होटल गए हैं। उसने मुस्कुरा के तस्दीक की। जो भी है जल्दी करो तुम्हारे अब्बू भी तैयार हो गए हैं। शहज़ीन बहुत बेदिली से तैयार हो रही थी, मैचिंग की सारी चीज़ें थी। खूबसूरत स्टाइलिश से कपड़ों में बहुत दिलकश और प्यारी लग रही थी। मुबीना ने बेइख्तियार उसका माथा चूमा, वो पूरा वक़्त झिझकती रही थी। पूरी कोशिश की थी हुज़ैल का की निगाह उस पर नहीं पड़े। बहुत प्यारी लग रही हो। नबीला भाभी ने उसे खुशदिली से सराहा। वो भी पिंक साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। भाभी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। अरे तुमने तो कुछ भी नहीं किया। देखो सामने लड़कियों को कैसे तैयार हुई हैं। उन्होंने सदफ़ की कज़िन्स की तरफ इशारा किया। वाक़ई वो सब ख़ासी एहतमाम से तैयार हुई थीं। जबकि शहज़ीन ने तो फिर भी खुद को उनके मुकाबले में सादा ही रखा था। सतफ दुल्हन बन के आ गई थी। 10 बजे बारात भी आ गई। निकाह मूवी तस्वीरों में वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। डिनर शुरू हुआ तो नबीला भाभी ने अपने दोनों बच्चों को उसके पास लाके बिठा दिया था। वो समन को अपने हाथों से चावल खिला रही थी ताकि उसके कपड़े खराब ना हो। हुज़ैल की निगाहें कब से उस पर थीं। वो इतनी ह हसी दिलकश और हसीन लग रही थी, उसकी निगाहें हट ही नहीं रही थी। फिर जब से अब्बू ने बताया था कि वो उसकी और शहज़ीन की बात तय करने वाले हैं, कितना खुश हुआ था। बाज़ अनजाने में की गई दुआएँ ऐसे मुस्तजाब होंगी, उसने सोचा नहीं था। उहुँ। मस्टर्ड पैंट पर ऑफ वाइट शर्ट में निखरा निखरा, आंखों में शोखिया अरमानी खेजी लिए शहजीन के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठ गया और वो उसे देख के नर्वस होने लगी। दिल की धड़कनों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। ये परी पैकर उसकी होने वाली थी जिसे वो इतना तंग करता है। अभी भी वो घबरा रही थी। छुप छुप के खा रही हो? उसने समन की प्लेट से चावल चम्मच में लिए और मुंह में रख लिए। चाचू आपने मेरा खा लिया। समन तो मुंह बिसूरने लगी। हुजैल घबरा गया क्योंकि समन की कोई भी चीज ले लो वो ऐसे ही बिखरने लगती थी। मैंने आपके नहीं आपके आंटी के खाए हैं। उसने शहजीन के खूबसूरत सरापे को दिलचस्पी से देखा। आज तो तुमने अपने मोटापे को छुपाने की काफी हद तक कोशिश कर ली है। प्लीज मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पूरी महफिल ही डिनर में मसरूफ थी। भाभी भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो अतराफ में निगाह दौड़ाने लगी। न जाने हुजैल के दिल में क्या आया, वो खामोशी से मजीद कुछ कहे उठकर चला गया। सदफ की रुखसती का अमल भी शुरू हो गया था। 12:15 बजे वो रुखसत हो गई थी। सारे घर वाले 2 बजे घर आए थे। दूसरे दिन तो शहजीन से उठा ही नहीं गया था। थकन से बुरा हाल था। सदफ का वलीमा भी जरूरी था मगर वो जाने से मना कर रही थी। मगर उसकी नैन के आगे भी उसकी नहीं चली थी। वलीमा पर भी जाना ही पड़ा था। सदफ की सारी रस्में वगैरह शानदार ही हुई थी। फिर वो एक हफ्ते बाद ही हनीमून पर चली गई थी। जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। सुबह ही अम्मी ने उससे कहा था बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी आएंगे रात के खाने पर कुछ खास एहतमाम कर ले। उसने सोचा कि नबीला भाभी से मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी ले आए क्योंकि असद ने भी फरमाइश की थी। भाभी
भाभी वो पिंक लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में अपने सादा से हुलिये के साथ उन्हें पुकारती हुई अंदर आई थी। खिलाफे मामूल आज तो घर में बड़े अब्बू और राहिल भाई भी नजर आ रहे थे। उसने झिझक के सबको सलाम किया। राहिल भाई और नबीला भाभी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि शाहजीन के इल्म में ये नहीं था आज वो लोग किसी खास मकसद के लिए आ रहे थे। उन सब की तैयारी देखकर वो चौंकी। मिठाई के डब्बे, फूलों और गजरों की टोकरी, एक खूबसूरत खूबसूरत से डब्बे में कुछ पैक भी लग रहा था, जो सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रखा था। भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? वो हैरान थी क्योंकि ताया अब्बू और ताई अम्मी की तो उनकी ही तरफ आना था। ये तो आज सुबह ही अम्मी ने बताया था। हाँ, मेरे रिश्ते की बात हो रही है। कहीं हुजैल की रगे जराफत भड़क रही थी। वो तो पजल ही हो गई। अरे, तुम जैसी मोटी लड़की से मैं तो शादी करने से रहा। फिर अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, इतना सुनने के बाद अपनी जान दे देती, मगर तुम इतनी ढीठ हो, बार बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हो ताकि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। हुजैल, क्या बकवास कर रहे हो? अनीसा किचन में चली आई थी। हुजैल तो सटपटा गया। नबीला भाभी ने अपना सर ही पकड़ लिया। आप हद से ज्यादा बेहिस इंसान हैं। आपको किसी की इज्जत का ख्याल नहीं। वो तो बाकायदा रोने लगी क्योंकि हुजैल ने तो आज हद ही कर दी थी। हुजैल भी बौखला गया। उसने मजाक में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वो रोती हुई चली गई। अरे, आज तो ख्याल कर लेते, जाने के लिए बैठे हैं। अम्मी, वो खुद भी परेशान हो गया। पीछे उसके दौड़ा भी, मगर वो जा चुकी थी। अभी उन्हें आए हुए चंद मिनट हुए होंगे। ताई अम्मी ने शहज़ीन को बुलवा लिया। मैं बुला के लाता हूँ। असद उठा। छोटे अब्बू और छोटी अम्मी भी आई हुई थी। सभी खुश थे हुज़ैल और शहज़ीन के रिश्ते से। अम्मी, अम्मी, अब्बू, असद की आवाज पाख्ता आवाज पर सभी घबरा के उठे। अम्मी, पता नहीं आप ही को क्या हो गया है। हाय मेरी बच्ची। मुबीना दिल पर हाथ रख के दौड़ी। सभी उठे। शहज़ीन अपने कम रूम में कारपेट पर ऊंधी पड़ी थी और उसे रुक रुक के सांस आ रही थी। शहज़ीन, मेरे बच्चे। इफ्तिखार अहमद की दुनिया ही डोल गई थी। ताई अम्मी और नबीला वहशत ज़दा रह गई थी। चंद ही मिनटों में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। इधर जब हुज़ैल ने सुना तो उसके तो सर पर आसमान टूट पड़ा। उसने कोई केमिकल पी लिया था जिसकी वजह से उसकी वॉमिटिंग और दर्द नहीं रुक रहा था। वो दर्द से कराह रही थी। इफ्तिकार अहमद और मुबीना को की तो लगता था जान निकल रही हो। फवाद और असद का भी रो रो के बुरा हाल था। सारे ही अस्पताल में थे। अनीसा ने तो हुज़ैल की इतनी खबर ली थी कि वो भी शर्मिंदगी से जमीन में खुद को दंसता हुआ महसूस कर रहा था। राहिल भाई और नबीला भाभी के सामने ही तो उसने शहजीन को कुछ ज्यादा ही जिच किया था और उसका जवाबी रद्द अमल ये हुआ था कि उसकी जान पर बनाई थी। वो तो एहतेशाम अहमद को अभी असल बात का इल्म नहीं था, वरना वो तो शायद अपना जब्त ही खो देते। वो आईसीयू में थी। सारे ही डॉक्टर अलर्ट थे। कोई भी खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे रहा था। छोटी अम्मी उसकी जिंदगी और सेहतयाबी की दुआएं कर रही थी। भाभी, ये क्या हो गया? वो रुहासा हो रहा था। हुजैर, तुम्हें अम्मी और मैं कितना मना करती रही हैं, इतना शैज़ीन को नहीं चिढ़ाओ। वो बहुत अलग लड़की है, हद से ज्यादा हसास। देखा तुमने उसने क्या किया? और ऐसे वक्त जब हम सब तुम्हारा रिश्ता पक्का करने गए थे। नबीला भाभी भी आपदीदा थी। दोनों बच्चों को सबा के पास छोड़ के आई थी क्योंकि उनसे भी रुका नहीं गया था। साथ ही अस्पताल आ गई थी। इफ्तिखार, हौसला करो, इंशाअल्लाह ताला शैज़ीन बेटी ठीक हो जाएगी। भाई साहब, मेरी कुल कायनात है, मेरी साबिर और शाकिर बच्ची है। कभी इसने मुझसे आज तक कोई फरमाइश नहीं की। वो रो रहे थे। हुजैल सुतून से टेक लगाए उनकी जानिब ही देख रहा था। उसका दिमाग भी दबाव की वजह से फट रहा था। अनीसा तो उससे बात ही नहीं कर रही थी। किसी ने सच ही कहा है, हद से ज्यादा मजाक किसी की जान भी ले सकता है। हुजैल को लग रहा था जिसमें से जान निकल रही हो। क्या बोले और कैसे तसल्ली के अल्फाज बोले। मुबीना का रो रो के बुरा हाल था। शहजीन की नब्जों में सुइयां घुसी थी और उसकी जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि उसने केमिकल वाफिर मिकदार में पिया था। वो पूरी रात अस्पताल में ही रहा था। फजर से कुछ देर पहले ही वो मस्जिद चला आया था और शहजीन के लिए दुआएं करने लगा और खुद अल्लाह ताला से मुआफिया मांगने लगा। उसने कुछ ज्यादा ही उसे जज कर दिया था। उसने तंग आके ये कदम उठाया था। 2 रातें गुजर गई थी। शहजीन ने आंख खोल के नहीं देखा था। सदफ को पता चला तो वो भी अपने शौहर के साथ देखने चली आई थी। चची जान, ऐसा क्या हुआ कि शहज़ीन ने ऐसा कर लिया? वो तो हैरान थी क्योंकि उसने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि शहज़ीन खुद से बेजार है। वो तो सबसे हंसती मुस्कुराती, सबके काम खुशी खुशी करती थी। पता नहीं मेरी बच्ची क्या सोचती रहती थी जो उसने ये कर लिया। वो खुद सोच सोच के परेशान थी। हाँ, उन्हें इतना अंदाजा था वो शादी के नाम से चिढ़ने लगी थी। और मुबीना कितना खुश थी हुजैल के लिए भाईजान और भाभी ने रिश्ता दिया था। वो तो शहज़ीन का मुंह मीठा करवाने आए थे। शहज़ीन को उन्होंने
जान के नहीं बताया था, मगर उसके मुनाफी सब कुछ ही उलट हो गया। आप इतना रोइए नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। सदफ उन्हें चुप करा रही थी। सभी दुआएं कर रहे थे और 4 दिन बाद शहज़ीन मुकम्मल होश में आई थी। और फिर हैरानगी से खुद को यहाँ देखकर फौरन समझ नहीं आया, मगर फिर जो उसे किसी फिल्म की तरह याद आया तो वो चीखने लगी। डॉक्टर्स भी घबरा गए, बड़ी मुश्किल से उसे नींद का इंजेक्शन दिया, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस उसके लिए ठीक नहीं था। 1 हफ्ता वो हॉस्पिटल में रही थी। मुबीना और इफ्तिखार अहमद की जान में जान आई जब डॉक्टर्स ने खतरे से बाहर कहा। शहज़ीन को चुप लग गई थी। सभी उससे मिलने आ रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे ताकि उसका दिल बहल जाए। बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी ने तो उसका सदका भी दे दिया था। राहिल भाई और नबीला भाभी ने भी मुस्कुरा के उसकी तबीयत पूछी थी। शहज़ीन को अंदाजा हो गया था हुज़ैल जान के उसके सामने नहीं आ रहा है, मगर उसे हुज़ैल की सूरत तक नहीं देखनी थी। अरे लड़की, ये क्या करने चली थी? नबीला ने सरगोशी में पूछा। जब कोई हद से ज़्यादा किसी की ज़िंदगी तंग कर दे तो ऐसा कदम उठ ही जाता है। लहज़ा उसका तंज़िया और अफ़सुर्दा था। शहज़ीन, हुज़ैल सिर्फ़ तुम्हें छेड़ता था, वरना हकीकत में वो तुम्हें शुरू से पसंद करता रहा है। भाभी, अब ये कौन-सा मज़ाक का तरीका निकाला है उन्होंने? वो लेटी हुई उनके चेहरे को देख रही थी। शहज़ीन, ये सच है। प्लीज़ मुझे कोई बात नहीं करनी उनके मुताल्लिक। उसकी आँखों के गोशे भीग गए। नबीला भाभी ने भी उसकी कंडीशन का ख़्याल करके चुप रहना ही मुनासिब समझा। उसे अस्पताल में तो कुछ याद नहीं रहा था, मगर घर आते ही सारे मंज़र एक-एक करके याद आने लगे थे। हुज़ैल की तज़हीक, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। उसने सोच लिया था वो कभी भी बड़े अब्बू की तरफ नहीं जाएगी और ना ही हुज़ैल का सामना करेगी। हर वक़्त वो खुद को मसरूफ़ रखने का सोचती थी। इतनी बड़ी बीमारी से उठी थी, मगर कमज़ोर वो दिन-ब-दिन होती जा रही थी। अक्सर उसे बुखार रहने लगा था। इफ्तिख़ार अहमद उसके इलाज पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मुबीना उसके खाने-पीने का ख़्याल रखती थी, मगर वो खाने-पीने की चोर हो गई थी। इन 20-25 दिनों में वो काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हुई। पहले उसका भरा-भरा जिस्म था, अब तो वो कमज़ोर लगने लगी थी, चेहरा तक पतला हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो जान के नहीं खा रही थी, उसका खाने-पीने का दिल ही नहीं चाहता था। इफ्तिख़ार अहमद और मुबीना ने उससे अभी तक रिश्ते की बात नहीं बताई थी, मगर एहतिशाम अहमद जल्द से जल्द शादी का कह रहे थे, क्योंकि शहज़ीन को ऐसी सोचों से निकालना ज़रूरी था। आप खुद उसे बता दें, मेरी हिम्मत नहीं है, शादी के नाम से ही चिढ़ती है। मुबीना गोया हुई। हाँ, मैं खुद ही बात करूँगा, क्योंकि शहज़ीन की शादी हो जाए तो अच्छा है, वरना उल्टी-सीधी सोचों में घिरी रहेगी। अच्छा है, ज़िम्मेदारियों में पड़ेगी तो उल्टे-सीधे ख़्याल नहीं आएँगे। इफ्तिख़ार अहमद को यही मुनासिब लगा। मुझे तो ये सोच-सोच के परेशानी हो रही है कि उसने केमिकल क्यों पिया? ये मैं भी सोचता हूँ। वो आँखें बंद करके लेट गए थे। उन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया था, शहज़ीन को शादी के लिए राज़ी करके रहेंगे। दूसरे दिन वो सुबह उठे तो किचन में शहज़ीन मौजूद थी। आहा! मेरा बेटा आज तो किचन में नज़र आ रहा है। इफ्तिख़ार अहमद खुश हुए। वो किसी काम में तो मसरूफ़ हुई। अम्मी कितने दिनों से अकेली काम कर रही हैं, आज से मैंने सोचा है मैं खुद करूँगी सारे काम। आप ही प्लीज़ 2 ऑमलेट। असद ने खुश होके अपनी फ़रमाइश की। ला रही हूँ, फ़वाद को भी उठा के लाओ। बार-बार नाश्ता नहीं मिलेगा, वो काम में मसरूफ़ थी। इफ्तिख़ार अहमद और मुबीना ने एक-दूसरे को देखकर तशक्कुर भरा साँस लिया। खुशगवार माहौल में नाश्ता किया गया। फ़वाद और असद तो यूनिवर्सिटी चले गए, अलबत्ता इफ्तिख़ार अहमद ऑफ़िस के लिए कुछ देर से निकलते थे। इस दौरान वो अख़बार और टीवी की खबरों को ज़रूर देखते थे। "शहज़ीन बेटा, मेरे पास आकर बैठो।" उन्होंने बुलाया। वो लाउंज में ही बैठे थे। टीवी भी ऑन था। "अब्बू, आती हूँ।" वो नाश्ते के फ़ौरन बाद ही बर्तन धो के किचन साफ़ कर लेती थी। हर काम को जल्दी और वक़्त पर करने की उससे आदत थी। "जी बोलिए।" कासिनी दुपट्टा शानों पर बराबर करके उनके सामने वाले सिंगल सोफ़े पर बैठी, काफ़ी दुबली और कमज़ोर लग रही थी। इफ्तिख़ार अहमद को उसकी सेहत की भी फ़िक्र थी। "बेटा, हमने तुम्हारा 1 माह पहले हुज़ैल से रिश्ता तय कर दिया था।" जी? वो तो बैठे से उछल गई। ये कब हुआ, जो उसे खबर नहीं हुई? इफ्तिख़ार अहमद ने उसे सारी बात बताई, जिस दिन वो रिश्ता तय करने आए थे और वो फिर अस्पताल पहुँच गई थी। सब दरमियान में ही रह गया। आप लोग मेरी शादी का ख़्याल दिल से निकाल दें, वो ये कहकर अंदर चली गई, क्योंकि दिल जो भर आया था। वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी, किसी तरह भी राज़ी नहीं हो रही थी, और फिर ये शहज़ीन की आला ज़र्फ़ी ही थी कि उसने अपनी इस हरकत की वजह किसी को नहीं बताई थी, बल्कि वो तो ऐसे बन गई जैसे वो अपनी ज़िंदगी से बेज़ार थी और खुदकुशी करने चली थी। ये सब तुम्हारा किया धरा है, वो नहीं मान रही। अनीसा हुज़ अनीसा हुज़ैल को उठते-बैठते सख्त सुस्त सुनाती रहती थी। अम्मी, मुझे भी शादी नहीं करनी और मैं अमरीका वापस जा रहा हूँ। हुज़ैल खुद अपनी ज़िंदगी से उकता गया था, उसका यहाँ दिल नहीं लग रहा था और ज़मीर की अदालत में वो रोज़ खड़ा होता था, और उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सारी ज़िंदगी शहज़ीन के सामने खुद को मुजरिम ही समझता रहे।
अगर वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाएगा तो वो कभी यकीन नहीं करेगी। जो शख्स उसका हर लम्हा तमस्खुर उड़ाता रहा हो, वो उससे किसी अच्छी बात की तवक्को भी नहीं रखती होगी। फ़रार मसले का हल नहीं होता, वो तेज़ लहज़े में गोया हुई। फिर बोलिए क्या करूँ? वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी और इसके अलावा मैं किसी से नहीं करना चाहता। वो भी अपने अंदर तनाव और हबस महसूस कर रहा था। हुज़ैल, इन सब के ज़िम्मेदार तुम हो। वो शादी के लिए राज़ी तुम्हारी वज़ह से नहीं हो रही। उसी वक़्त एहतिशाम अहमद अंदर आए थे। उन्होंने भी अनीसा की आखिरी बात सुन ली थी। चौंक के उनके चुतून तीखे हो गए। हुज़ैल और अनीसा दोनों ही बौखला गए। वो तो अनीसा को किचन में देखने जा रहे थे। हुज़ैल के रूम से आवाज़ आई तो वो इधर ही आके रुक गए। क्या 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 किया है तुमने? बोलो, क्यों इनकार कर दिया है वो तुमसे शादी को? क्यों इनकार कर रही है वो तुमसे शादी को? एहतिशाम अहमद ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। हुज़ैल लब भींच के रह गया। असल बात तो वो जानते ही नहीं थे। अनीसा भी घबरा गई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये इससे चिढ़ाता रहता था। आप चुप रहें। मुझे अंदाज़ा हो गया है बात कुछ और है, क्योंकि ये भी यहाँ से जाने की बात कर रहा था। शादी से इनकार उससे भी है। उन्होंने कहा। हुज़ैल की निगाह नीचे थी। वो उनसे छुपा के करेगा भी क्या? बताओ मुझे नामाकुल, वो दहाड़े। जवाब में फिर उसने रुक-रुक के उन्हें सब बता दिया। एहतिशाम अहमद का ज़ोरदार हाथ उसके बाएं रुखसार पर पड़ा था। मुझे तुमसे ऐसी गिरी हुई हरकत की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अरे नालायक, तूने उस फूल सी बच्ची को तोड़ के रख दिया है। एहतिशाम अहमद तो सर हाथों में थाम के बैठ गए। अनीसा मुतवहिशज़दा सी तअस्सुफ़ में गिर गई। अब्बू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं रोज़ सोचता हूँ, रोज़ मरता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ताकि शहज़ीन की निगाह मुझ पर ना पड़े, क्योंकि मुझे देख के उसे वही सारी बातें याद आती रहेंगी। ये जो तुम करने वाले हो यहाँ से भागने की हरकत, ये साफ वाज़ेह करती है कि तुम हालात से भाग रहे हो, जबकि ये सारे हालात तुम्हारे पैदा करदा हैं। इस उस फूल सी बच्ची की हँसी छीन लिया और खुद को मज़लूम समझ के फ़रार हासिल कर रहे हो। इस वक़्त एहतिशाम अहमद को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो मुठ्ठियाँ भींच के खुद को बहुत मुश्किल से काबू कर रहे थे। फिर क्या करूँ यहाँ रह के? वो चीखा। तुमने ही उसे तोड़ा है और तुम ही उसे जोड़ोगे भी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की बच्ची मरने के करीब पहुँच गई थी। अब्बू, आप नामुमकिन बात कर रहे हैं। जानते हैं वो शादी से पहले ही इनकारी है। वो बहुत मलूल और दिलगिरफ्ता हो रहा था। किसी तरह भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसके अंदर हलचल मची हुई थी। तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुम्हारी माँ ने भी मुझसे छुपाया। तुम क्या क्या उसके साथ बकवास करते रहे हो। उसे भी कब अंदाज़ा था ऐसा हो जाएगा। अनीसा ने हिमायत में कहा, क्योंकि हुज़ैल शर्मिंदगी और निदामत की वजह से लब कुचल रहा था। वो माँ थी, उसे बेचैन भी नहीं देख सकती थी। आप चुप रहिए, उसकी हिमायत कर रही हैं। वो तो दहाड़ने ही लगे। अनीसा जज़्बज़ हो गई। मैं खुद बात करूँगा शहज़ीन से, वो इस तरह तो घुल-घुल कर मर जाएगी। आप छोड़िए, मैं बात कर लूँगी। रहने दें आप। अपने बेटे को सँभालिए, जो कारनामा अंजाम दे के यहाँ से भाग रहा था। वो हुज़ैल पर गज़बनाक निगाह डाल के रूम से निकल गए। उन्हें भी पता चल गया और ये बहुत बुरा हुआ। अनीसा को नई फ़िक्र हो गई। हुज़ैल की सोचें तो मुंजमद थीं। वो कुछ सोच ही नहीं रहा था, सिर्फ़ निदामत उसे कोड़े लगाए जा रही थी। कैसे वो शहज़ीन का सारी ज़िंदगी सामना करेगा? शादी के बाद की ज़िंदगी हर पल, हर लम्हा वो उसके सामने होगी, पता नहीं कैसा बर्ताव करे। एहतिशाम अहमद और अनीसा ने ही शहज़ीन से बात की थी। एहतिशाम अहमद ने तो उसके आगे भीगे-भीगे लहजे में हाथ ही जोड़ दिए थे। बेटा, मैं सारी ज़िंदगी तुमसे आँखें नहीं मिला सकूँगा। ताया अब्बू, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने घबरा के उनके हाथ थाम लिए। बेटा, तुमने सबके सामने हमारी इज़्ज़त रखी है और इस नामाकूल की कोई बात भी किसी को नहीं बताई। मैं तुम्हारी आला ज़र्फ़ी से और ज़मीन में गड़ गया हूँ। प्लीज़ ताया अब्बू, आप रोइए नहीं। शहज़ीन को उन सब को यूँ अपने लिए परेशान देख के अजीब-सी बेचैनी हो गई थी। अम्मी-अब्बू की रात-दिन की फ़िक्र वही थी, जिसने बिल्कुल ही हँसना-बोलना तर्क कर दिया था। बेटे, इनकार नहीं करो। आप लोग इतना कुछ होने के बाद भी चाहते हैं मैं मान जाऊँ? उसने सर झुका के पहली बात यही की, जबकि उसका दिलो-दिमाग बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं था। और हुज़ैल उसे तो देखना भी नहीं चाहती थी, जिसने उसकी बेवकूफ़ी की थी, वो तो उसे चुपके-चुपके चाह रही थी और उसकी सज़ा उसे ऐसे देता था वो। तुम ये नहीं समझो हम इस वाक़ये के बाद से ऐसा चाह रहे हैं, हमारी शुरू से ख्वाहिश थी और हम उस दिन बात पक्की करने आए थे, जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी। ताई अम्मी ने उसे बताया। काफ़ी देर से वो दोनों उसके रूम में थे और अकेले में उससे बात करने आए थे, ताकि वो राज़ी हो जाए। ताया अब्बू, आप बड़े हैं, मैं आपकी बात रद्द नहीं करना चाहती, मगर मेरा दिल शादी करने को नहीं मानता। बेटा, आहिस्ता-आहिस्ता तुम सब भूल जाओगी तो सेट हो जाओगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हुज़ैल को अपनी गलतियों का अज़ाला करने का एक मौका ज़रूर देना। लहजे में उनकी इल्तिजा थी।
अनीसा ने हैरानगी से उन्हें देखा। वो भी हुज़ैल के लिए उतना ही परेशान और फ़िक्रमंद थे जितनी वो थी। बेटे की बात आई है तो सिर्फ़ तरफ़दारी में तो बोलेंगे ही, शहज़ीन सोच के रह गई। तुम मुझे गलत नहीं समझना कि मैं हुज़ैल की साइड ले रहा हूँ। वो जैसे उसकी सोच को पढ़ गए थे। तुम उससे जितने बदले ले सकती हो ले लेना, क्योंकि वो इसी काबिल है। सर हिला के रह गई। उसने ना चाहते हुए भी रज़ामंदी दे दी थी। वो इफ्तिख़ार अहमद ने तो उसे बेइख्तियार गले लगा लिया था। शादी हमें जल्दी करनी है भाई साहब, ईद के बाद रख लेते हैं, इतनी तैयारियां होनी है। मुबीना के तो हाथ पांव फूल गए। हम ईद से पहले चाहते हैं हमारी बेटियां हमारे घर आ जाए, और तैयारियों की क्या जरूरत है। घर की बात है, सब हो जाएगा, एहतशाम अहमद ने तसल्ली दी। शहजीन अपने रूम में बंद थी। उसने अपने दिल के मुनाफी फैसला दिया था। ये शख्स उसे उस वक्त मिल रहा था जब उसने ख्वाहिश ही नहीं की, और फिर वो जबरदस्ती इस रिश्ते को कैसे निभाएगी, क्योंकि उसे नापसंदीदा हस्ती बन के रहना गवारा नहीं था। फुज़ैल को खूबसूरत और स्मार्ट लड़की चाहिए, वो तो नहीं है, जबकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही स्लिम और स्मार्ट हो गई थी। इस झटके ने न सिर्फ उसकी शख्सियत बदली बल्कि उसका ज़ाहिर भी बदल दिया था। मैं कैसे यकीन कर लूँ, तुम मुझे पसंद करते थे। अगर पसंद करते होते तो यूँ हर एक के सामने मुझे तनकीद का निशाना नहीं बनाते। क्या पता भाभी मेरा दिल रखने को कह रही हों। वो शुरू से तुम्हें चाहता है। नहीं हुज़ैल अहमद, तुम चाहते ही नहीं थे। इतना किसी को यूँ टॉर्चर तो नहीं करता कोई। वो सोचे जा रही थी, अगर सिचुएशन दूसरी होती तो शायद इस रिश्ते पर खुश होती, जबकि अब तो सारे एहसास और जज्बे ही मर गए थे। उसने सोचना ही छोड़ दिया था, मगर फिर से इस उस शख्स को सोचना पड़ रहा था जो उसकी ज़िंदगी से मुंसलिक होने जा रहा था। आप ही फ़वाद की आवाज़ पर उसकी सोचों और ख़यालात का सिलसिला टूटा। ताया अबू बुला रहे हैं। आती हूँ। वो जल्दी से खड़ी हुई, अपना हुलिया दुरुस्त किया। रस्ट कलर के प्रिंटेड कपड़ों में उसकी शहाबी रंगत दमक रही थी। ड्राइंग रूम में आई तो भाई देखा भाभी, राहिल भाई और हुजैल भी था। वो झिझक के रुकी। हुज़ैल ने बस एक नज़र देखा और फिर नज़र झुका ली। चलो मुँह मीठा कराओ। भाभी ने उसे हुज़ैल के बराबर में बिठाया। बारी-बारी सभी मुँह मीठा करा रहे थे। छोटे अब्बू और छोटी अम्मी भी आ गई थीं। इस वक़्त अम्मी और अब्बू के चेहरों पर जो तमानियत शहज़ीन ने देखी थी, वो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। दिन इतनी जल्दी पर लगा के उड़े कि ये 15 दिन भी तमाम हो गए। उसे मायूं बिठा दिया गया। शहज़ीन की तो दुनिया ही बदलने जा रही थी। सदफ भी न्यूयॉर्क रवाना होने वाली थी। उसकी शादी तक रुक गई थी। ताई अम्मी ने उसकी बरी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर चीज़ आला और कीमती थी। मेहंदी का फंक्शन भी एक ही दिन रख लिया गया था, मगर शहज़ीन ने साथ बैठने से मना कर दिया था, इसलिए फिर किसी ने ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया। शादी का दिन भी आन पहुंचा। वो सुर्ख और सुनहरे स्टाइलिश लहंगे में मेकअप ज्वेलरी में अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। निकाह के वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो रुखसती तक उसके साथ रहे। हुजैल के सजे सजाए बेडरूम में आ गई थी। हुजैल को उसने मुकम्मल नजरअंदाज किया हुआ था। फूलों और कलियों से बेड सजा हुआ था। वॉल टू वॉल कारपेट, खिड़की दरवाजों पर दबीज पर्दे, दो खूबसूरत से क्रिस्टल के फानूस की मध्यम मध्यम रोशनी बेडरूम और माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। उसी लम्हे हुज़ैल अंदर आया। शहज़ी ने नखुवत और नागवारियत से अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। हुज़ैल ने उसकी नागवारियत महसूस कर ली थी। उसने सोचा नहीं था ऐसे हालात भी हो सकते हैं। कैसे ये दिन उसने सूली पर गुज़ारे हैं, ये वही जानता था। वो वॉशरूम से चेंज करके इज़ी से कमीज़ शलवार में मलबूस था। फूलों की लड़ियां हटा के वो बेड पर आ गया। शहज़ीन अपने अप्सराओं वाले रूप में उसे मदहोश करती हुई लगी, मगर जल्द खुद पर काबू पा लिया। ये तुम्हारे लिए। उसने खूबसूरत सा बॉक्स उसके आगे बढ़ाया, जिसमें दो मोटे-मोटे खूबसूरत से तलाई कंगन जगमगा रहे थे। ये आप उसी को दीजिएगा जो खूबसूरत और स्मार्ट हो, मुझे नहीं चाहिए। उसने भी आज हिसाब बराबर करने में ज़रा देर नहीं लगाई। मुझे माफ़ नहीं कर सकती? फ़ुज़ैल के लहजे में महरूमी, हसरत और उदासी थी। मुझे तो माफ़ आप कर दें और बख्श भी दें, जो कुछ मेरे साथ किया है। उसे एक-एक करके सारा मंज़र याद आने लगा। शाज़ीन, मैं सिर्फ़ मज़ाक करता था, उसने यकीन दिलाने की कोशिश की। मज़ाक ऐसा होता है किसी की ज़ात के टुकड़े-टुकड़े कर दे। वो उसे गुस्सैली निगाहों से देख रही थी। शहज़ीन पर आज तो खूबसूरती का रूप ज़्यादा ही नुमायाँ हो रहा था। आज से पहले उसने ऐसे एहतमाम से तैयार नहीं देखा था। सदफ की शादी पर भी लाइट से मेकअप में थी। मैं गिर तो गया हूँ सबके नज़रों में। अब्बू-अम्मी सभी नाराज़ हैं। ये सब हालात आपके पैदा करदा हैं, मेरे नहीं। उसने मुँह फेर लिया। शहज़ीन, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मैं शिद्दतों से चाहता आया हूँ, मगर मैं सिर्फ़ तुम्हें चिढ़ाता
था, प्लीज़ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मुझे आपकी किसी बात पर यकीन भी नहीं। जब बात सर से ऊँची हो गई, तो अपनी झूठी बातों का यकीन दिला रहे हैं। वो अपना वज़नी लहंगा समेट के उठी। हुज़ैल मज़ीद आगे अपनी सफाई में क्या कहता, वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने ये सज़ा सारी ज़िंदगी ही झेली थी। अब बारी उसकी थी, लम्हा-लम्हा तज़हीक वो करेगी। काश मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता। वो सर्द आह भर के रह गया। वलीमा भी खामोशी से गुजर गया। ताई अम्मी के मैके में उनकी दावतों का सिलसिला चल निकला था और उन्हीं 10 दिनों में शब बारात भी आ गई थी। हुज़ैल ने कभी इतनी इबादत नहीं की होगी जो गुज़श्ता दिनों से वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा था। शब बारात पूरी रात उसने मस्जिद में इबादत करके गुजारी थी। शहज़ीन ने ही क्या घर के सभी लोगों ने ये हैरानकुन तब्दीली देखी थी। ऑफिस में भी वो ज़्यादा टाइम लगाने लगा था। एहतिशाम अहमद को अब उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कितनी जल्दी दिन गुज़र जाते हैं। सदफ़ की भी शादी हो गई और तुम्हारी भी। कितनी फ़िक्र रहती थी मुझे, मुबीना ने कहा। शहज़ीन रात को उनसे मिलने चली आई थी। इफ्तिख़ार अहमद उसे चंद दिनों से याद कर रहे थे। चलिए आपकी फ़िक्र दूर हुई। वो चाय सबके लिए ले आई थी। कल शब बारात गुज़री थी तो उसे आने का मौका नहीं मिला था। खाना खा के जाना, अब खाना तो देर से खाती हूँ, हुज़ैल आ जाते हैं तो उसने बताया जबकि वो कौन-सा उसका इंतज़ार करती थी, बल्कि उससे सर्दमोहरी ही बरत रही थी। हुज़ैल आगे से कुछ बोलता ही नहीं था। अच्छी बात है, शौहर का ख़्याल करती हो, इसी तरह ही मोहब्बत बढ़ती है। मुबीना खुश हुई थी। शहज़ीन झेप गई। उन्हें क्या बताती कि वो शौहर को तो बिल्कुल ही इग्नोर किए हुए है। वो काफ़ी देर तक रुकी रही थी, फिर 9 बजे वो चली गई। ताई अम्मी, आपसे एक बात की इजाज़त लेनी है, उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ, हाँ बेटा बोलो। उन्होंने अपने करीब बेड पर बैठने का इशारा किया। वो मैं ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर लूँ। शहज़ीन का शुरू से ताई अम्मी की ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करने का दिल चाहता था, मगर अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार कभी नहीं किया। नबीला भाभी को बच नबीला भाभी को बच्चे चैन नहीं लेने देते थे, इसीलिए कई सालों से एक ही सेटिंग चल रही थी। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारा घर है, जैसे दिल चाहे करो। उन्हें बहुत खुशी हुई। शादी के बाद इन चंद दिनों में पहली दफा उसने खुद से किसी काम में दिलचस्पी का इजहार किया था। बेटा, सेटिंग अकेले नहीं करना, ताई अम्मी मैं कर लूंगी। अच्छा है ना, रमजान आने से पहले हम लोग सब कुछ सेट कर लेते हैं, फिर ईद पर नहीं करना पड़ेगा। वो बड़े मुदब्बिराना अंदाज में पुरजोश लहजे में बोली। मगर बेटा, तुम अकेले नहीं कर सकती, कल इतवार है, हुजैल और राहिल घर में होंगे, बड़े बड़े सोफे हैं, तुम कैसे करोगी? कल करना, उन्होंने कहा। ठीक है, उसे भी समझ आ गई। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो ऑफिस से आकर मुजमहिल लग रहा था। थकन चेहरे से आया हो रही थी। शायदीन ने पहलू बदला और खड़ी हो गई। वो राह में हायल था, दोनों का शाना मस हुआ। वो बेड पर लेटा। कुछ आराम भी किया करो, उन्हें उसकी फिक्र हुई। शहज़ीन बेटा, अगर कोई टैबलेट हो तो उसे दे दो, मगर पहले कुछ खाने को दो। ताई अम्मी हुज़ैल का सर दबाने लगी थी, जबकि वो आंखें बंद करके लेट गया था। उन्होंने पहली दफ़ा खुद से कोई काम, वो भी हुज़ैल के लिए कहा था, वरना कोई उसे कुछ नहीं कहता था। ये भी ताया अब्बू का हुक्म था। जी अच्छा, वो अपना धानी आँचल शानों पर बराबर करके चली गई। हुज़ैल ने आँख खोल के उसे जाते देखा। धानी कलर में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपने कमरे में जाके आराम कर लो। क्यों, यहाँ लेटा हुआ बुरा लग रहा हूँ? वो इत्मीनान से लेटा रहा। ठीक है, लेटो। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कुछ देर में शहज़ीन उसके लिए दूध का मग और चंद स्लाइस ले आई। टैबलेट भी साथ थी। थैंक्स। उसे खुशी हुई, शहज़ीन उसके लिए लेके आई थी। शहज़ीन मुट्ठियाँ भींचती हुई चली गई। ऐसे कब तक चलेगा? तुम दोनों के बीच ये दूरियां रहेंगी। अम्मी, आप इतना नहीं सोचा करें, सब ठीक हो जाएगा। वो उन्हें ऐसे ही तसल्लियाँ देता, जबकि वो खुद भी उन नहीं जानता था कि शहज़ीन उसे कब माफ़ करेगी। तुमने उसे यकीन नहीं दिलाया कि तुम उसे शुरू से पसंद करते हो। अंदर आती शहज़ीन के कदम रुके। मैं उसे कई बार यकीन दिला चुका हूँ अम्मी, वो कैसे यकीन करेगी? मैं उसे कैसे-कैसे अल्फ़ाज़ बोल के ज़िद करता था, वो कब यकीन करेगी? उज़ैल के लहजे में मायूसी थी। वो रोज़ जीता था, रोज़ मरता था। उसने अब चुप साध ली थी, सब कुछ किस्मत पर छोड़कर। अब वो तुम्हारी बीवी बन गई है, कुछ तो यकीन करे। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। इतना नाज़िम और शर्मिंदा था। शहज़ीन को हैरानगी हुई। तुम अगर इस तरह टालते रहे, नहीं तो जल्द ही तुम्हारी शादी मैं शहज़ीन से कर देती। मुझे शुरू से अच्छी लगती थी, सबका ख़्याल करने वाली और मोहब्बत करने वाली। तुम उसकी मोहब्बत देखो, इतना कुछ हुआ मगर उसने ज़बान से नहीं बताया कि तुमने उसके साथ क्या किया। ताई अम्मी की आवाज़ भर्रा गई। शहज़ीन नबीला भाभी की ज़बान से भी ये सब सुन चुकी थी। हुज़ैल उसे शुरू से पसंद करता था, वो यकीन ही नहीं करती थी, मगर आज ताई अम्मी ने जो कहा और उसने सुना, वो झूठ तो नहीं बोल सकती थी। मगर उसका दिल क्यों हुज़ैल को माफ़ नहीं कर रहा था? शायद उसे अपनी मोहब्बत का यूँ टूटना बर्दाश्त नहीं हुआ था, या फिर हुज़ैल का इग्नोर करना उसे माफ़ नहीं कर रहा था।
बेडरूम में आके वो लब कुचलती हुई बेड पर बैकग्राउंड से टेक लगा के बैठ गई। मगर ये हुज़ैल मुझे तो मोटी-मोटी जाने क्या-क्या कहते थे। वो सब ऐसे तो कोई नहीं कह सकता। उसका दिल गुनागू की कैफ़ियत में था। खट की आवाज़ पर वो संभली। हुज़ैल अंदर आ गया था। शाज़ीन उठी, "मैं खाना नहीं खाऊँगा, इसलिए मुझे उठाना नहीं।" वो ये कहकर चेंज करने चला गया। शाज़ीन रूम से निकल गई। वो हुज़ैल का सामना नहीं करना चाहती थी। "कब तक भागोगी? मुझे यकीन है एक दिन तुम खुद मुझे जान जाओगी।" वॉशरूम से बाहर आया तो वो रूम में नहीं थी। तब वो खुद कलामी करके रह गया। शब बारात के 15 दिन ऐसे गुजरे कि रमज़ान भी शुरू हो गए और इस दफ़ा भी गर्मी पिछले साल की तरह ज़्यादा थी। रमज़ान का पहला अशरा बहुत ही गर्म था। इफ्तार के बाद तो सिर्फ पानी और शरबत ही चलता था। खाना सभी कम खाते थे। शहज़ीन को इफ्तिख़ार अहमद और मुबीना ने कुछ दिन के लिए रहने के लिए बुला लिया था। इसी दौरान एहतिशाम अहमद की पूरी फैमिली को इफ्तार पर भी बुलाया गया। एक रौनक सी लग गई थी। तुम ऐसा करो अपनी ईद की शॉपिंग भी कर लो, क्योंकि तुम्हारी भी पहली ईद है। ईदी भी देनी है। अम्मी शादी पर आप लोगों ने इतने कपड़े दिए हैं और शादी को कौन-सा महीना गुज़रा है, सब कुछ नया है। ज़रूरत ही क्या है शॉपिंग की? शहज़ीन ने दलाइल दे के उन्हें रोकना चाहा। हर दफ़ा तुम्हारी नहीं चलेगी। जो कहा है वो करो। असद घर पर है, उसके साथ ही चलते हैं। गर्मी है, रिक्शा टैक्सी के चक्कर से बच जाएंगे। वो डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन उठाने के बाद साफ करने लगी थी। आप छोड़िए, मैं साफ कर दूंगी। तुम ऐसा करो, हुजैल को चाय का पूछ लो। हुजैल सबके जाने के बाद खुद रुक गया था। मम्मी, इफ्तार खाना इतना कुछ तो खाया है, चाय की तो गुंजाइश भी नहीं होगी। वो खुद ही जवाब देने लगी। छोटी चच्ची चाय मिलेगी? हुजैल की आग से आवाज आई। वो तो उछल ही पड़ी और साथ ही झेप भी गई। बेटा, मैं इससे यही कह रही थी। वो मुस्कुराने लगी। शहज़ीन ने व्हाइट कमीज सलवार में मलबूस ऊंचे लंबे हुजैल को उचटती निगाहों से देखा। वो उससे नॉर्मल अंदाज में ही बात करता था, अलबत्ता उसका मिजाज खासा बदल गया था। ज्यादातर खामोश रहता था। लेके आती हूँ। वो अपने येलो लॉन के प्रिंटेड कपड़ों का दुपट्टा समेट के शानों पर डालती हुई किचन में चली गई। हुजैल ने मुस्कुरा के उसे देखा। मुबीना डाइनिंग टेबल साफ करके अंदर किसी काम से चली गई थी। इफ्तिखार अहमद से कोई मिलने आया हुआ था। वो ड्राइंग रूम में थे। तुमने खाना-पीना क्यों कम कर दिया है? वो उसके पीछे ही किचन में आ गया। वो कई दिन से नोट कर रहा था, वो खाती ही नहीं थी। बकौल आपके मैं अनाज की दुश्मन हूँ, उसने तंज़ किया। शहज़ीन, तुम मुझे कब तक लफ्ज़ों की मार मारोगी? मैं तुम्हें सिर्फ़ तंग करता था, ऐसा कुछ नहीं था। वो रुहाँसा हुआ। आपकी बातों पर मेरा यकीन करने का दिल ही नहीं चाहता। आपने मुझे तोड़ के रख दिया है। चाय का कप उसे थमाया। मैं तैयार हो रही हूँ चलने के लिए। वो निकल गई। मुबीना ने देखा वो एकदम ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। अरे कल चली जाना शॉपिंग करके। अम्मी, ये शॉपिंग वगैरह छोड़िए, मेरे पास सब कुछ है। हुजैल चाय के सिप ले रहा था। उसके चेहरे का रंग यकलखती बदला था। छोटी चची कह रही हैं तो रुक जाओ। मुझे आपसे इजाजत की जरूरत नहीं, तड़क के जवाब दिया। वो जज्बज हो गया। शहजीन, क्या बदतमीजी है? तुम हुजैल से किस लहजे में बात कर रही हो? मुबीना को जरा अच्छा नहीं लगा। ये तो मुझसे रोज ही ऐसा बात करती हैं। हुज़ैल को मौका मिल गया शिकायत का। वो फ़ौरन शुरू हो गया। शहज़ीन के खूंखार निगाहें उस पर थीं। शौहर है ये तुम्हारा, कुछ इज़्ज़त एहतराम का भी रिश्ता होता है। वो शहज़ीन को सरज़निश करने लगी और शहज़ीन सुलग के रह गई, लब भींच लिए। मुबीना ने उसे अच्छी खासी नसीहतें की थी, वो चुपचाप सुनती रही थी। इतने में इफ्तिखार साहब भी आ गए। उसने सबसे ही इजाज़त ली। फवाद और असद का मुँह बन गया था। वो अचानक से जाने के लिए जो तैयार हो गई थी। मुँह नहीं लटकाओ, मैं फिर आ जाऊँगी। और कौन-सा दूर हूँ? ऊपर के पोर्शन में ही तो हूँ। जब दिल किया करे आ जाया करो। उसने फवाद के सर पर चपत लगाई। उज़ैल को अंदाज़ा था वो घर जाके उससे ज़रूर लड़ेगी। वो आगे-आगे चल के उससे पहले ऊपर पहुँच गई थी। अरे तुम तो कल आने वाली थी, नबीला भाभी ने हैरानगी से पूछा। ये वहीं रुका हुआ था, ज़बरदस्ती साथ लाया होगा। राहिल ने मानीखेज़ी से उज़ैल की सिमत इशारा किया। हाँ, बहुत अच्छे हैं ना मेरे और उनके ताल्लुकात, मैं ज़बरदस्ती लाऊँगा। वो चिढ़ा हुआ था वैसे ही वो चिढ़ा हुआ तो वैसे ही रहता था। राहिल भाई के चिढ़ने पर उसे गुस्सा आ गया। शहज़ीन तो झेप ही गई, वो भी उसके पीछे चल दी थी। समन और तलहा ताया अब्बू के पास बैठे थे। ताया अब्बू ने भी उसकी बात सुनी थी। वो तेज़ी से अंदर चली गई। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया था। शहज़ीन ने घर की सारी ही सेटिंग चेंज कर दी थी। अब उसका दिल चाहा अपने बेडरूम की भी सेटिंग चेंज करे। आज वैसे भी इतवार था, सभी घर में थे। हुज़ैल सहरी करके नमाज़ पढ़ने के बाद जो सोया, अभी तक नहीं उठा था। वो दसियों चक्कर लगा चुकी थी ताकि वो उठ जाए तो बेडरूम भी सेट कर लेगी। सुनिए, 11 बज रहे हैं, वो उसके सर पर खड़ी बोल रही थी। हुज़ैल ने बमुश्किल आँखों को खोल के उसे देखा। छुट्टी के दिन तो सोने दिया करो। वो बेज़ारी से गोया हुआ और करवट बदल के लेट गया। मुझे कमरे की सफाई करनी है। कमरे की सफाई? अरे आज संडे है और मासी की छुट्टी होती है। मुझे कमरे की सेटिंग चेंज करनी है।
एक तो तुम्हें सिवाय घर के कामों के कुछ नहीं आता। कभी ड्राइंग रूम बदल दो, कभी किचन बदल दो, कभी खाने पका लो। अरे तुम्हें और कोई याद नहीं रहता? वो तो फट ही पड़ा। शहज़ीन ने वहशतज़दा होके कुछ सहम के उसे देखा। आखिर तुम ये घर के काम करके ज़ाहिर क्या करना चाहती हो? वो भिन्नाया, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो भी उसके दूबदू हुई। गुस्सा मुझे इसलिए आता है, तुम मुझ पर तवज्जो क्यों नहीं देती? उसने शहज़ीन का हाथ पकड़ के अपने करीब किया तो वो हवास बागता सी हो गई। क्या बदतमीज़ी है! अपना हाथ छुड़ाया। तुम्हारा शौहर हूँ, हक रखता हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। हुज़ैल की आंखों में कुछ और ही रंग नज़र आ रहे थे। उसका दिल धक-धक करने लगा। सबके लिए तवज्जो है, सबसे खुश हो, आखिर मेरे साथ इतनी सर्दमोरी क्यों? वो बहुत दुखी और अफसुर्दा हो रहा था। इन सब के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। उसने निगाह चुराई, जबकि वो सारी हकीकत जान गई थी। वो उसे कितना चाहता था और चाहता है। उसकी नफ़रत और सर्दमोरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ज़बरदस्ती क्यों आप इस रिश्ते को निभा रहे हैं? ये फ़ुज़ूल बकवास क्यों कर रही हो? वो तुनका, प्लीज़ इस वक़्त आप उठिए, मुझे ढेरों काम करने हैं। वक़्त ऐसे गुज़र जाता है, इफ्तारी का वक़्त आ जाता है। उसने बात का रुख बदला। शहज़ीन, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? ज़रा रहम नहीं आता? आपको उस वक़्त मुझ पर तरस नहीं आता था, जब मेरी तौहीन सबके सामने करते थे? साफ़ कहो, बदले ले रही हो? वो फीकी सी हँसी के साथ गोया हुआ। जी नहीं, मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं करती। मुझे भी दूसरों की इज़्ज़त का ख़याल है। वो खड़ी होने लगी। हुज़ैल ने हाथ पकड़ के वापस बिठा लिया। मेरा और आपका रोज़ा है। उसने तनकीदी अंदाज़ में उसके हाथों को घूरा। उसने छोड़ दिया। सारी बातों के बारे में पता है। शौहर के हुकूक भी याद रख लेती हूँ। उसने तंज़ किया। हुकूक के लिए आपने गुंजाइश ही नहीं रखी। वो तुर्की-ब-तुर्की बोली। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं, मेरी आँखों में झाँक के देखो, सिर्फ़ तुम्हारे लिए चाहत के दीप रोशन हैं। उसके लहजे में जज़्ब और गहरी लगावट और अपनाहियत थी। मुझे पता है, आप ताया-अब्बू की वजह से इस शादी को निभा रहे हैं। मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ जो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला इतनी आराम से और आसानी से करता। तुम मुझे पसंद थी, इसीलिए मैंने शादी के लिए रज़ामंदी दी थी। और कितना झूठ बोलेंगे, लड़कियों की तस्वीरें लाती थी, उनमें भी क्या-क्या फ़ॉल्ट निकाल के मना करते थे। मैं आपको जानती हूँ अच्छी तरह, खूबसूरती आपको अट्रैक्ट करती है। वो उससे दूर होके खड़ी हो गई, जबकि दिल सिर्फ़ हुज़ैल के लिए ही हुमक रहा था। मैं उन लड़कियों में जान के फ़ॉल्ट निकालता था, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था। उसने शहज़ीन के शानों पर हाथ रख के उसके बेयकीन आँखों में आँखें डाल लीं। अब्बू ने तो मुझे कह दिया था, मैं तुम्हारी शादी शहज़ीन से करूँगा। आपने फ़र्माबरदारी का सबूत दिया और एक मोटी और भद्दी लड़की को कबूल कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने सच्चे दिल से तुम्हें कबूल किया है। वो रुआँसा हुआ। तुम्हें जब ही यकीन आएगा जब मैं भी तुम्हें मर के दिखाऊँगा। उहुँ। वो उस पर तंज़िया निगाह डाल के रह गई। हुज़ैल अहमद, तुमने मुझे इतना तंग किया है, कैसे तुम पर यकीन करूँ, कैसे मुआफ़ करूँ? सदफ उम्मीद से थी, उसका इंग्लैंड जाना भी मुलतवी हो गया था। उसके शौहर ने सारे इंतज़ामात कर लिए थे। डिलीवरी के बाद उसकी रवानगी थी। शहज़ीन ने सुना तो उसमें हलचल ही मच गई, क्योंकि ताई अम्मी को हुज़ैल के बच्चे का बहुत अरमान हो रहा था और ये शहज़ीन के लिए फ़िक्रमंदी की बात थी। शादी के बाद उसकी पहली ईद थी। ताई अम्मी ने उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ईद की शॉपिंग उसने भाभी के साथ मिलकर की थी। उसके मैके से भी ईदी आ गई थी। अम्मी और अब्बू ने उसके 4 सूट और हुज़ैल के भी 4 सूट भेजे थे और दीगर चीज़ें भी भेजी थी। नबीला, मैं नीचे जा रही हूँ शुएब की तरफ। सदफ आई हुई है, मिल आती हूँ। ताई अम्मी ने कहा। शहज़ीन इफ्तारी बनाने में मसरूफ़ थी। मैं और शहज़ीन इफ्तार के बाद रात में मिल आएँगे। क्यों शहज़ीन? नबीला भाभी ने उससे पूछा। जी बिल्कुल ठीक है। उसने मुस्कुरा के सर हिलाया। तुम खुशखबरी कब दे रही हो? नबीला भाभी ने उससे भी सरगोशी में पूछा। ताई अम्मी चली गई थी, इसलिए वो शहज़ीन को छेड़ने लगी। मेरे इख्तियार में थोड़ी है। बेसन को घोल के उसने साइड काउंटर पर रखा। हुज़ैल के उठते कदम रुक गए। उसके कान में आवाज़ आ गई थी। लगता है तुमने हुज़ैल को माफ़ नहीं किया। भाभी, हम इस बात के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? वो वाक़ई बेज़ार हो गई थी और चाहती थी उसके और हुज़ैल के मामले को डिस्कस ना किया जाए, तो बेहतर है। वो खुद ही उसे निपटा लेगी, क्योंकि दिल थोड़ा-थोड़ा हुज़ैल का कायल होता जा रहा था। उसकी सारी तवज्जो और लगावट उसे हुज़ैल के मुताल्लिक़ सोचने पर मजबूर करने लगी थी। हाँ, कर सकते हैं। ये बताओ तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं? और हुज़ैल को इस वक़्त हुज़ैल चला आया, दोनों ही सँभल गईं, जबकि शहज़ीन के रुख़सार दहक उठे। अम्मी कहाँ गई हैं? हुज़ैल ने पूछा। सदफ़ से मिलने गई हैं, भाभी ने बताया। मामा, मामा भाई तंग कर रहा है। समन की आवाज़ों पर नबीला भाभी चौंकी। इन दोनों की लड़ाइयों से तो मैं आजिज़ आ गई हूँ और इनके अब्बा पास बैठे हैं, मजाल है जो बच्चों को देख लें। वो आलू और छुरी छोड़ के तेज़ी से किचन से निकल गई। हाँ, तो कितने बच्चे पसंद है? हुज़ैल ने मज़ा लेने को उससे पूछा। क्या बदतमीज़ी है? उसने नागवारी से उसे तेज़ लहजे में कहा। पूछने में हर्ज क्या है? वो हँसा। आपकी ख्वाहिश ही रह जाएगी। वो अड़ी हुई थी। हुज़ैल से सीधे मुँह बात ही नहीं करना चाहती थी। याद रखना, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए।
जी, वो कुछ समझी नहीं, यही कि तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ारोगी। मैं ऐसे नहीं गुज़ार सकता, तुम्हें मेरी शक्ल बुरी लगती है, चला जाऊँगा यहाँ से। वो संजीदा हो गया, शहज़ीन का दिल काँपा, हाथ लरज़े। ऐसे तो वो नहीं चाहती थी कि वो चला जाए। आपकी बर्दाश्त का सिर्फ़ इतना ही स्टैमिना है, क्यों तुम मेरी बर्दाश्त आज़माना चाहती हो? उसने पीछे से आकर कहा, जाएँ यहाँ से, मुझे काम करने दें। साफ़ कहो कि दफ़ा हो जाओ, हुज़ैल ने ज़रा ख़फ़गी से कहा। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही। वो उस पर निगाह डाल के रह गई। एक आदमी तुमसे माफ़ी माँग रहा है, तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता। शहज़ीन को हुज़ैल का लहज़ा टूटा हुआ लगा, जाने क्यों वो उसकी किसी बात का यकीन नहीं करना चाहती थी। शायद उसे ऐसा लगता है हालात के पेश नज़र वो उसे ज़बरदस्ती कबूल करके उसके साथ को ज़बरदस्ती का यकीन देना चाहता है। जाइए, आप मुझे काम करने हैं, इफ्तार का वक़्त होने वाला है। हुज़ैल ने भी फिर मज़ीद कोई बात नहीं की, मगर उसने लम्हों में एक प्लानिंग कर ली थी। शहज़ीन को यकीन दिलाने का उसे यकीन था, वो ज़रूर फिर उसकी जानिब चली आएगी। शहज़ीन ने उसे बाहर जाते हुए देखा। हुज़ैल, मुझे आपकी आँखों और लहजे की सच्चाई नज़र आती है, मगर मुझे ऐसा लगता है आप पर ये रिश्ता ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया है। शायद इसी वजह से आप मुझसे लगावट का इज़हार करते रहते हैं। वो पूरा वक़्त सोचती रही थी। ताई अम्मी इफ्तार से कुछ देर कब्ल आ गई थी। उसने और भाभी ने मिलकर इफ्तारी डाइनिंग टेबल पर लगाई। हुज़ैल का कुछ पता नहीं था। राहिल भाई ने कॉल की तो उसने यही कहा, आ रहा हूँ। ताया अब्बू ने बार-बार पूछ के फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की थी। ईद में चंद दिन ही बाकी थे। उसने और भाभी ने मिलकर समोसे, बिस्किट, दही बड़े सब ही पहले से बना के फ्रीज़ कर लिए थे। शहज़ीन शादी से पहले भी ईद पर सारा रिफ्रेशमेंट घर में ही बनाती थी। उसने यहाँ भी यही सब किया था। भाभी ऐसा कुछ नहीं बनाती थी, ज़्यादातर बाज़ार से ही रिफ्रेशमेंट मँगवाती थी। ये हुज़ैल कहाँ है? एहतिशाम अहमद ने पूछा। पता नहीं, दोपहर में तो था, अनीसा ने बताया। अरे शहज़ीन, बेटा हुज़ैल का कुछ पता है? ताया अब्बू पता नहीं कहाँ गए हैं, इफ्तारी पर भी नहीं आए। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वो लाउंज में टीवी देख रहे थे, तला और समन भी वहीं खेल रहे थे। पूछो तो साहबज़ादे हैं कहाँ? ज़रा खैर खबर रखा करो, साहबज़ादे अमरीका में 5 साल गुज़ार के आए हैं। उन्हें जाने क्यों हुज़ैल की सरगर्मियाँ मशकूक ही लगी थीं, जबकि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं थी। हुज़ैल ऑफ़िस के बाद सारा वक़्त घर पर ही गुज़ारता, फिर कभी हसन के पास चला जाता था और कोई उसकी एक्टिविटीज़ नहीं थी। आप क्या फ़ुज़ूल बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। ताई अम्मी को शहज़ीन के सामने उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। शहज़ीन को भी उसकी फ़िक्र हो गई, कल से वो कुछ चुप भी था। अचानक से वो इतनी देर के लिए कभी जाता नहीं था, कॉल करके किसी को भी बता देता। कितनी देर में आएगा। वो इशा की नमाज से फारिग होने के बाद बेकल और बेचैन सी कमरे में बैठी थी। फवाद और असद से भी पूछ लिया था हुजैल का। उन्होंने लाइल्मी जाहिर की थी। एकदम से ही उसका सेल बोल उठा। शहज़ीन ने ड्रेसिंग टेबल से सेल उठाया। हसन कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो शहज़ीन, बात सुनो, हुजैल का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है और उसके बचने के कोई चांसेस नहीं। नहीं, उसने फलक शिगाफ चीख मारी और साथ ही रोने लगी। इतने में सभी उसके रूम में आ गए। उसने रो रो के बताया। राहिल भाई ने हसन को कॉल की, उसका सेल बिजी जा रहा था। सभी परेशान हो गए। शहजीन तो बेहोश हो गई। ताई अम्मी अपना दिल पकड़ के बैठ गई। तीनों पोर्शन में हलचल मच गई थी। ईद में 4 दिन थे, कैसे सब खुशी खुशी ईद की तैयारियों में लगे हुए थे। अचानक से ये क्या हो गया? ताया, अब्बू, राहिल भाई सभी उज़ैल की तलाश में निकल गए। हसन से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। शहज़ीन तो बेसुध पड़ी थी। मुबीना बेटी की हालत देख के रोए जा रही थी। रात के 1 बजे तक राहिल भाई थक-हार के घर आ गए। सारे अस्पताल देख लिए थे, कुछ अता-पता नहीं था। हसन भी कॉल नहीं उठा रहा था। इफ्तिखार अहमद ने भी कई बार कॉल की थी। इतने में मेन गेट से गाड़ी अंदर आती दिखाई दी। राहिल भाई ने टेरेस से देख लिया था। वो दूसरा हैरानगी का झटका उन्हें लगा था। हुज़ैल सही सलामत ड्राइविंग सीट से उतरा था। और हसन भी था। वो तेज़ी से वहाँ से हटे, उनका दिमाग चकरा गया था। आ गए हैं साहबज़ादे, राहिल भाई ने बताया। मेरा बच्चा, ताई अम्मी तो अजीब बहकी-बहकी हो गई थी। अम्मी रिलैक्स। राहिल ने उन्हें पकड़ के वापस बेड पर बिठाया। उज़ैल और हसन दोनों सबके सामने थे, दोनों के सर झुके हुए थे। ये क्या तरीका है मज़ाक का? शुएब अहमद ने हसन की खबर लेनी शुरू कर दी। उसने कॉल करके कहा था, वो अब्बू इसने कहा था, वो तो घबरा गया। उज़ैल शर्मिंदगी से लब भींचे हुए था। उसने तो सिर्फ शहज़ीन को तंग करने के लिए ये सब किया था। उसे क्या खबर थी पूरे खानदान में हलचल मच जाएगी। एहतिशाम अहमद ने उसे इस वक्त तो कुछ नहीं कहा, वो अपने रूम में चले गए। बेटा, ऐसा मजाक करते हैं कोई? इफ्तिखार अहमद ने अफसुर्दगी से कहा। शहजीन अभी तक बेहोश थी। सॉरी, किसी ने उससे ये नहीं पूछा था उसने ऐसा क्यों किया, मगर हुजैल
को तो लेने के देने पड़ गए। दोबारा उसकी वजह से शहज़ीन की ऐसी हालत हो गई थी, डॉक्टर को घर बुलाया गया था। सबके जाने के बाद एहतेशाम अहमद ने उसे इतना सुनाया कि वो मुँह कहाँ छुपाए उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे खबर नहीं थी शहज़ीन इतनी नाज़ुक होगी, वो पूरी रात उसके पास ही बैठा रहा। नबीला भाभी उठ के चली गई थी, उन्हें सहरी भी तैयार करनी थी। हुज़ैल ये क्या कर दिया? वो खुद को लहन-तहन कर रहा था। छोटे चचा, बड़े चचा सभी के सामने उसे शर्मिंदगी हुई। सुबह जाके शहज़ीन ने मुकम्मल होश में आके आँखें खोल दी थी। उसका सर भारी हो रहा था, उसे सब कुछ याद आ गया। वो चीख मार के उठी, "हुज़ैल कहाँ है?" "यहाँ हूँ, बोलो तबीयत कैसी है?" वो वॉशरूम से निकल रहा था, उसे उठते देखा तो अ, फ तो दौड़ के आया, "आप ठीक हैं?" मगर वो तो शहज़ीन का लेमन कलर का प्रिंटेड लॉन का सूट मलगजा हो रहा था, उसके सिल्की दराज़ बाल बिखरे हुए थे। "मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यूँ बेहोश क्यों हो जाती हो? आखिर तुम ऐसी क्यों हो?" वो बहुत झुँझलाया हुआ था। अब्बू, अम्मी, राहिल भाई की सबकी उसने रात से अब तक डाँट ही सुनी थी। मैंने सिर्फ़ तुम्हें मनाने के लिए ये किया। शायद मेरे मरने के करीब होने से तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे करीब आ जाओ। मगर सब उल्टा हो गया। शहज़ीन, मैंने सिर्फ़ तुम्हारे लिए किया। शायद किसी तरह तुम मेरी सच्चाई पर यकीन कर लो। काश काश मैं मर जाता, तुम सबको सुकून आ जाता। रोज़-रोज़ के मरने से एक दफ़ा का मर जाना बेहतर है। वो इतना बिखरा हुआ था। शहज़ीन वहशतज़दा सी उसे देखे जा रही थी। अल्लाह ना करे, उसने तड़प के दिल में कहा। उसे और क्या चाहिए था? हुज़ैल ज़िंदा सलामत उसके सामने था। हुज़ैल को अंदाज़ा नहीं था, वो तो दिन-ब-दिन उसके करीब होती जा रही थी। कल जब हसन ने कॉल की तो सुनने के बाद तो उसे ऐसा लगा वो भी मर गई हो। मैं तंग आ गया हूँ ऐसी ज़िंदगी से। इधर तुमने मुझे सर्द मोहरी के मार-मार के र सर्द मोहरी की मार-मार के रखा हुआ है और अब्बू मुझे हर वक़्त लैन-तैन करते हैं। एक बंदे ने इतनी माफ़ियाँ माँग ली हैं, अब तो बस करो। वो फट पड़ा। शहज़ीन को उसकी हालत पर तरस आ रहा था, वो खुद से शर्मिंदा हो गई। हुज़ैल को उसने इग्नोर किया था, सिर्फ़ बेयकीनी की वजह से, जबकि हुज़ैल से जब से शादी हुई थी उसने शहज़ीन का मुकम्मल ख़्याल रखा था। और सबसे बड़ी बात यही थी, वो सारी तवज्जो उस पर देता, फिर भी उसे ऐसा क्यों लगता था वो ज़बरदस्ती ये रिश्ता निभा रहा है। तुम्हारे साथ मज़ाक किया क्या कर लिया मेरी ज़िंदगी सबने ही मज़ाक बना दी है। जैसे मैं इंसान नहीं। उसने सर हाथों में थाम लिया। सॉरी, शैलीन बेड से उठ के उसके पास आके बैठ गई। चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की, न तुम्हारी। तुमने दिल खोल के मुझसे बदला ले लिया है, अब सुकून से बैठ जाओ। वो तो मुश्तइल ही हो गया। उसकी आँखों में लाल-लाल डोरे नज़र आ रहे थे। आँसुओं ने भी उसकी उदास दिल की गुमाज़ी कर दी थी। आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। तुम पर पूरा यकीन था, तुम हसास दिल रखती हो, ज़रूर मुझ पर यकीन करोगी, मगर तुम तो क्या मेरे घर वाले भी मुझसे मुँह मोड़ गए। इतना बड़ा गुनाह कर दिया था और अब अगर मैंने अपनी बीवी को मनाने के लिए ये झूठ बोल दिया तो ऐसा क्या गलत किया? गलत किया है आपने, ऐसा गंदा मज़ाक किया है। ताई अम्मी आपकी माँ हैं, वो बेटे के मुतालिक ऐसी खबर सुन के ज़िंदा रह सकती हैं और मेरा सोचा था आपने मैं बर्दाश्त कर पाऊँगी। शहज़ीन भी तेज़ लहजे में बोलती हुई रोने लगी। हर चीज़ और मज़ाक हद में अच्छा लगता है, मज़ाक से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। वो ठीक ही तो कह रही है, ज़िंदगी तबाह हो तो गई है, उसकी इस 1.5 माह में उससे शादी के बाद कोई खुशी नहीं मिली। इस वक़्त यहाँ से चली जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। वो उठ के तकिया सीधा करके लेट गया। वो ज़हनी तौर पर ख़ासा परेशान था। वो आगे मज़ीद अपने दिफ़ा में नहीं बोलना चाहता था। शहज़ीन ने एक अफ़सुर्दा और हसरत भरी निगाह उस पर डाली, जो अंदर से इतना टूट-फूट का शिकार हो गया था। उसकी आँखें सुर्ख़ हो रही थीं, वो मुतवहिश ज़दा थी। हुज़ैल ने उसे मनाने के लिए ऐसा मज़ाक किया। अंदर से कोई बोल रहा था, वो तुम्हें शिद्दतों से चाहता है, तुम्हें किसी तरह भी राज़ी करना चाहता है और इस हद तक भी चला गया। वो ख़ासी अफ़सुर्दा और मायूस हो गई थी। हुज़ैल को माफ़ करके वो पहल करना चाह रही थी, मगर वो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा था। 27वीं शब आई तो पूरी रात हुज़ैल ने मस्जिद में इबादत करके गुज़ारी। बाकी के 2 दिन भी उसने मस्जिद में गुज़ारे। सहरी में ही घर आता था। शहज़ीन पूरी रात नहीं सो पाती थी। करवटें बदलते और इंतज़ार करते-करते सहरी हो जाती थी। उसने ताया अब्बू और ताई अम्मी से इतना कहा था कि वो हुज़ैल को माफ़ कर दें। बेटा, ये तुम कह रही हो? ताया अब्बू वो आपके बेटे हैं और ताई अम्मी आपकी माँ, आप माँ हैं उन्हें इस तरह इग्नोर नहीं करें। शहज़ीन का लहज़ा धीमा और उदास था। ताया अब्बू और ताई अम्मी हैरानगी से देख रहे थे। शहज़ीन उसकी हिमायत कर रही थी। जीती रहो बेटा। ताया अब्बू ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा था। शहज़ीन की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी वजह से ये दोनों भी उदास थे। आज 29वां रोज़ा था। सबको ही यकीन था चाँद नज़र आ जाएगा। वो समन के नन्हे-नन्हे हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। बेटा, हाथ सीधे रखना। नबीला भाभी भी वहीं लाउंज में आ गई थी। शहज़ीन का ज़हन उलझा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था हुज़ैल को कैसे मनाए, क्योंकि इन 3-4 दिनों में वो बिल्कुल ही ख़ामोश हो गया था। ताया अब्बू और ताई अम्मी ने उससे कहा भी शहज़ीन को अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करवा दे। उसने सहूलत से मना कर दिया। वो समझ गई थी वो उससे बिल्कुल किनारा इख्तियार कर गया है। शहज़ीन ऐसा करना
तुम भी आज ही मेहंदी लगवा लेना, सबा से लगवाऊँगी। वो कह भी रही थी। उसने ताइन में सर हिला दिया। शहज़ीन क्या बात है? हुज़ैल क्या तुमसे बातचीत नहीं कर रहा? नबीला भाभी ने नोट किया तो वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। जी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसने बताया। नाराज़ तो तुम्हें होना चाहिए, उन्होंने इस्तफ़सार किया। मेरी इतनी लंबी नाराज़गी की वजह से ही नाराज़ हैं। उसने रुक-रुक के कहा, भई ख़त्म करो ये नाराज़गी वग़ैरह। हुज़ैल थोड़ा शरारती और शोख़ मिज़ाज का था, इसलिए तुम्हें तंग कर लेता था। वो फ़िक्रमंद हो गई थी हुज़ैल की ख़ामोशी से। अरे! उसे मनाओ बस करो। जवाब में शहज़ीन ने सर हिलाया। उसकी समझ ही तो नहीं आ रहा था, ऐसा क्या करे कि वो मान जाए। भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? मेरी बात वो सुनने को तैयार नहीं। उसने अफ़सुर्दगी से कहा, अरे बीवी हो, मनाओ उसे किसी तरह भी। कल इंशाअल्लाह ईद हो जाएगी और तुम दोनों की शादी के बाद ये पहली ईद है, इसलिए इस ईद को स्पेशल बनाओ। भाभी ने मानी ख़ेज़ी से मुस्कुरा के उसकी आँखों में देख के कहा, अगर नहीं माने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो मुस्कुरा रही थी। मुबारक हो भई, चाँद नज़र आ गया। राहिल भाई की आवाज़ आई। क्या वाक़ई? भाभी गोया हुई। हाँ भई, ये हुज़ैल कहाँ है? इफ्तार के बाद जो गए हैं, आए ही नहीं। शहज़ीन ने बताया। अ, ताया अब्बू और ताई अम्मी ने भी आके चाँद की मुबारकबाद दी। शहज़ीन ने बेडरूम में आके पहले बेडरूम को सेट किया। इस दफ़ा वो अपनी ईद यादगार बनाना चाहती थी। उसके मैके से भी उसके कपड़े और दीगर सामान आए थे। अपनी मर्ज़ी से उसने हुज़ैल का कमीज़ शलवार प्रेस किया। अपना भी सूट प्रेस करके हैंग कर दिया। इस ईद पर उसका मनचाहा जीवन साथी उसके साथ हो और वो अपने जीवन साथी की सारी शिकायतें दूर कर दे। काम से फारिग होके सबा से मेहंदी लगवा आई थी। 11 बजे वो आई तो देखा हुज़ैल बेखबर सो रहा था। नाइट बल्ब की मलगजी रोशनी में वो आहिस्तगी से चलती हुई आई थी। मेहंदी सूख गई थी। हुज़ैल की मसहूर कन मेहंदी की महक से आँख खुली थी। अपने पहलू में उसे दराज़ देखा, वो 2 दिन से कितनी बदली-बदली नज़र आ रही थी, उसके सारे काम दौड़-दौड़ के कर रही थी। वो जान गया था, वो भी नाराज़गी और बुरे सब ख़त्म करना चाहती है, मगर वो जानबूझ के अकड़ दिखा रहा था। ईद की सुबह अनोखी और सुहानी थी। ईद की नमाज़ सभी ख़ानदान के मर्द हज़रात साथ पढ़ने जाते थे। तैयार होके उसने अब्बू और अम्मी को सलाम किया। राहिल भाई से भी ईद मिला। जल्दी-जल्दी उसने नाश्ता लगाया था, वो खामोशी से करके सबके साथ घर से निकल गया। तुम भी तैयार हो जाओ जाके। ताई अम्मी ने उसे किचन में बर्तन धोते देखा। मेहमानों की रिफ्रेशमेंट के लवाजमात उसने ट्रॉली में सेट कर दिए थे। वो जल्दी-जल्दी हाथ बाथ लेके निकली थी ताकि उज़ैल के आने से पहले ही तैयार हो जाए। ताई अम्मी ने बड़ा खूबसूरत स्टाइलिश रेड कलर का सूट बनवाया था। मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप में खासी दिलकश लग रही थी। हिनाई हाथों में चूड़ियाँ खासी सज रही थी। उसका इरादा सबसे पहले अम्मी और अब्बू से ईद मिलने जाने का था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को हैरान नज़रों से देख रही थी। इन 3 माह के अरसे में वो स्मार्ट और स्लिम हो गई थी। वो सेल पर बात करता हुआ अंदर आया तो शहज़ीन झेप के आईने के सामने से हट गई। स्काई ब्लू कमीज शलवार में वो रूठा-रूठा हुज़ैल ग्रेसफुल और डैशिंग लग रहा था। अच्छा सबसे पहले तुम्हारी तरफ ही आएँगे। हुज़ैल जब तक बात करता रहा, वो मुंतज़िर निगाहों से उसे देखती रही। फवाद की कॉल थी। छोटे चचा और चची ने तुम्हें बुलाया है। हुज़ैल ने उचटती निगाह डाली। वो अप्सरा ही तो लग रही थी, इतनी खूबसूरत और होठों पर मुस्कुराहट, ये हैरानकुन अमल था। क्या क्यों मुझे ही बुलाया है, आपको नहीं बुलाया? वो सुस्त रवि से चलती हुई उसके सामने आ गई। हुज़ैल उसे देखने से गुरेज़ कर रहा था क्योंकि इस वक़्त शहज़ीन का ऐसा दिलफ़रेब रूप उसके इरादों और सोचों को मुतज़लज़ल कर रहा था। हाँ, बुलाया है मगर मैं बहुत थका हुआ हूँ, इस वक़्त नहीं जाऊँगा। आराम करने का मूड है। वो अपने सलीके से सजे बेडरूम पर सताइशी निगाह डालता हुआ बेड पर लेट गया। वो शहज़ीन की सलीका-मंदी का तो वैसे ही कायल था। आराम तो आके भी कर सकते हैं, उसने कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहा, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। वो उसे मुकम्मल नखरे और नाराज़गी दिखा रहा था। क्या बात है, आपके मिज़ाज ही नहीं मिल रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं। शहज़ीन के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया था। वो फट पड़ी। हुज़ैल हैरत-ओ-इन्बिसात में मुब्तला होके चौंका, उसके समाअत और बसारत जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही थी। गलतियाँ खुद किए जा रहे हैं, मुझे मज़ाक बनाया, फिर ये 4 दिन पहले अपने एक्सीडेंट का मज़ाक। हद होती है, क्या समझा हुआ है मुझे? आपको मैं माफ़ करके गले लगा लूँ? वो इतनी तेज़ी से बोल रही थी, उसे खुद खबर नहीं थी, रवानी में क्या कह रही है। हुज़ैल का इंतज़ार ख़त्म हो गया था, वो कितने इस्तेहक़ाक़ से दूबदू उससे लड़ रही थी। पहले मुझे मोटी-बद्दी पता नहीं क्या-क्या कहकर रुलाते रहते थे और अब भी रुला के रखा हुआ है। उसकी खूबसूरत पुरफ़ुसूं आँखों में नमी आ गई, हुज़ैल के होठों पर मलगम सी मुस्कुराहट रेंगी। मगर उसने छुपा ली। ठीक है, अगर आपको इसी तरह मेरे साथ करना है तो कीजिए, मैं भी कहीं नहीं जा रही। वो पैर पटकते हुए ड्रेसिंग टेबल पर कलाई से चूड़ियाँ उतार उतार के फेंकने लगी। अरे! ये क्या कर रही हो? वो सुराग से उस तक पहुँचा। उसका ऐसा प्यार
प्यारा खूबसूरत चेहरा ज़रा-सी देर में ही रोने जैसा हो गया था। आपको मेरी कोई परवाह नहीं, जाइए, आप आराम करें। अपने को कोमल नाज़ुक से हाथ हुज़ैल के हाथों से छुड़ाए। कौन आराम करेगा जब इतना हुस्न सामने होगा? उसकी टोन बदली थी। शहज़ीन ने हैरत से उसकी जानिब देखा। तुम इतनी आंधी-तूफ़ान हो, हर काम में जल्दी करती हो, मुझे नाराज़ भी नहीं होने दिया। आपका नाराज़ होना बनता ही नहीं, मुझे आपसे नाराज़ रहना चाहिए था। देखिए मैंने फिर भी नाराज़गी ख़त्म की। वो हुज़ैल के वारफ़तगी से देखने से घबराने लगी थी। मैं अच्छा नहीं हूँ, तुम वाक़ई बहुत अच्छी हो, साफ़-गो और सच्ची हो। मैं तुम्हें तंग करता रहा। यार सॉरी, वो शर्मिंदगी से फिर बोला। मुझे ये बताइए, मैं इतनी मोटी तो नहीं थी, मगर अब ज़रूरत से ज़्यादा स्लिम हो गई हो। फिर से उसे कॉन्शियस करने लगा। क्या अभी भी आपको एतराज़ है? उसका मुँह बन गया। यार सॉरी, सॉरी, मैं मज़ाक कर रहा था। और मैंने आज इस यादगार ईद के दिन तौबा की जो कभी मज़ाक करूँ, क्योंकि मज़ाक से जो नुकसान मेरे हुए हैं, ये मैं ही जानता हूँ। उसने कानों को हाथ लगाए। शहज़ीन के हाथों को वो इस्तेहकाक से थामे हुए था। मैं तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करता था, मगर मुझे ये नहीं पता था अगर कभी ऐसा मौका आया तो तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊँगा। मुझे आपकी आँखों और लहज़े की सच्चाई नज़र आ गई थी, मगर मुझे भी आप पर गुस्सा था। और मुझे तुम पर इसलिए गुस्सा था, हर दिन नई लड़की की तस्वीर लेके आ जाती थी। बेवकूफ़ लड़की, मैं उनमें ख़ामी जान के निकलता था, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था। उसने शहज़ीन के सर से अपना सर टकराया। इज़हार क्यों नहीं किया? शर्माए-शर्माए लहज़े में कहा, बस तंग करने में मज़ा आने लगा था, मगर तुमने सच में खुद को अज़ियत देकर मेरी तो जान ही निकाल दी थी। बस मेरा दिल टूट गया था, वो मिनमिनाई। अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे दिल को जोड़ के रखूँगा, कभी नहीं तोड़ूँगा, क्योंकि मुझे सच्ची, सादा, प्यार करने वाली बीवी मिल गई है। वो मुस्कुराया। शहज़ीन झेप गई। वैसे मोहतरमा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और मेहंदी की खुशबू, आह! वो उसके हाथ को सूंघने लगा। शहज़ीन ने उसके तरंग में आते ही अपना हाथ छुड़ाया। ये हाथ मैंने सारी ज़िंदगी के लिए थामा है, वो हँसा। मुझे नहीं पता था, इस दफ़ा ये ईद हम दोनों को मिला देगी, वो जज़्ब से बोल रहा था। निकालिए मेरी ईदी, उसने हुज़ैल के आगे अपना हिनाई हाथ फैलाया। अभी तो तुम अपने मैके चलो, आके तफ़सील से ईदी दूँगा। लहज़ा मानी ख़ेज़ और शरारती हुआ। हुज़ैल और शहज़ीन हल्के-फुल्के हो गए थे। दोनों की बदगुमानी दूर हो गई थी। ईद मुबारक! हुज़ैल ने उसके कान में सरगोशी की और बाहों का हिसार तंग कर दिया। वो शर्माई लजाई खुद में सिमट गई थी। ख़त्म शुध।